MGA अध्याय 31 बिन बुलाए मेहमान। ये जगह काफी जीवंत है। लेकिन जैसे ही चू परिवार के सदस्य मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान में दाखिल हुए, लोगों का एक और समूह शान से अंदर आ गया। ये नाशपाती के पेड़ वाले कस्बे का जू परिवार है। क्या जू परिवार और चू परिवार के बीच संबंध खराब नहीं है? फिर भी वे इस समय यहाँ आने की हिम्मत कैसे कर रहे हैं? कई लोगों को पता था कि लोगों का वह समूह कहाँ से आया था। वह चू परिवार का सबसे बड़ा शत्रु गुट जू परिवार था। पास के कस्बे पर जू परिवार का दबदबा था और प्राकृतिक संसाधनों को लेकर चल रहे झगड़ों के कारण जू परिवार और चू परिवार के बीच अक्सर संघर्ष होते रहते थे। बहुत से लोगों का मानना था कि चू परिवार और जू परिवार के बीच जल्द ही एक बड़ा युद्ध होना तय है। ठीक इसी समय जू परिवार इतने सारे लोगों को लेकर प्रकट हुआ, इसलिए अनगिनत लोगों के मन में सबसे पहला विचार यही आया कि जू परिवार मुसीबत खड़ी करने आया है। जू कियांग, आज मेरे चू परिवार का मिलन समारोह है। तुम यहाँ किस लिए आए हो? ये देखकर चू परिवार के 6 बेटों में सबसे बड़े चू वेई के पिता चू रेनई लोगों के एक समूह को लेकर उनके सामने खड़े हो गए। चू रेनई, तुम इतनी तनाव में क्यों हो? हम तो बस यहाँ माहौल को और जीवंत बनाने आए हैं। जू कियांग नाम के उस व्यक्ति ने चू रेनई को तिरस्कार भरी निगाहों से देखा और उसकी उस निगाह में चू रेनई के लिए कोई सम्मान नहीं था। जू कियांग भी जू परिवार के बेटों में सबसे बड़ा था, लेकिन वह चू रेनई से अलग था। उसे पहले से ही जू परिवार का भावी मुखिया माना जा रहा था और वह आध्यात्मिक क्षेत्र के 9वें स्तर का विशेषज्ञ भी था। इसलिए उनकी नजर में चू रेनई उनके बराबर भी नहीं थे। उनसे बात करने के योग्य एकमात्र व्यक्ति वर्तमान गुरु चू युवानबा थे। जू कियांग, हमारे चू परिवार के समारोह में जू परिवार का स्वागत नहीं है। ठीक उसी समय चू युवान भी वहां आ गया। क्या चू परिवार में कोई बचा ही नहीं? तुम्हें लगता है अब मेरी बात सुनने की तुम्हारी बारी है? जू कियांग का चेहरा बदल गया और आध्यात्मिक क्षेत्र के 9वें स्तर का दबाव बिना किसी रोक टोक के चू रेनई और अन्य लोगों की ओर उमड़ पड़ा। चू रेनई ने उस पर भौहें चढ़ा ली। 8वें स्तर पर मौजूद वह व्यक्ति इस दबाव को सहन नहीं कर सकता था। लेकिन उस कठिन समय में चू युवान आगे बढ़ा और ठंडे लहजे में बोला, मैं चू युवान तुम्हारे जैसे लोगों के लिए काफी हूँ। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, चू युवान के शरीर से एक तीव्र ऊर्जा निकली। उस ऊर्जा ने न केवल जू कियांग की ऊर्जा को बेअसर कर दिया, बल्कि वह जू परिवार में भी प्रवेश कर गई। ये बदलाव इतनी तेजी से हुआ कि जू कियांग को प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला। चू युवान के दबाव से उसके पीछे मौजूद भीड़ पीछे हट गई और केवल जू कियांग ही उसका सामना कर सका। आध्यात्मिक क्षेत्र का 9वां स्तर। जू कियांग के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि चू युवान भी आध्यात्मिक क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंच चुका है और उसका दबाव उससे कम नहीं बल्कि उससे कहीं अधिक मजबूत है। आध्यात्मिक जगत का 9वां स्तर। चू परिवार के 5वें सदस्य चू युवान आध्यात्मिक जगत के 9वें स्तर पर हैं। वाह, इतनी कम उम्र में ही वह आध्यात्मिक जगत के 9वें स्तर पर पहुंच गया है। लगता है कि परिवार के मुखिया का पद उसी को मिलेगा। चू युवान के दबाव को महसूस करते हुए मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान के बाहर आश्चर्य की आवाजें गूंज उठी। यहाँ तक कि बैठे हुए चू युवानबा के चेहरे में भी थोड़ा बदलाव आया और उनकी आंखों में आश्चर्य और खुशी की लहर दौड़ गई। 5वें भाई, तुमने सफलता कब हासिल की? चू रेनई ने भावुक होकर पूछा। बड़े भाई, मैंने तो अभी कुछ ही दिन पहले सफलता हासिल की है। चू युवान ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। चू युवान हमेशा अपने बड़े भाई का सम्मान करता था। वाह वाह, सफलता तो मिली। लगता है गुरु का पद सचमुच तुम्हारा ही होगा। चू रेनई मुस्कुराया और चू युवान के कंधों पर थपथपाया, क्योंकि वह सचमुच चू युवान के लिए बहुत खुश था। आमतौर पर परिवार का मुखिया सबसे बड़ा व्यक्ति होता है, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसे सिर्फ चू परिवार की मजबूती की चिंता थी। बड़े भाई, लगता है आपने ये शब्द कुछ जल्दी ही कह दिए। अचानक चू रेनई की पीठ से 9वें स्तर का एक और आध्यात्मिक दबाव आया। सिर घुमाकर देखने पर चू रेनई और चू युवान के चेहरे पर स्वाभाविक रूप से बदलाव आ गया। उनके पीछे एक सफेद चेहरे वाला अधेड़ उम्र का पुरुष धीरे धीरे चलकर आ रहा था। वह व्यक्ति चू परिवार का छठा पुत्र और चू हुनफेई का पिता चू नानशान था। छठे भाई, तुम भी 9वें स्तर पर पहुंच गए हो। चू रेनई का पहले से ही खुश चेहरा और भी ज्यादा खुश हो गया। बड़े भाई, ये तो स्पिरिट लेवल का 9वां स्तर है, इसलिए इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है। मेरा लक्ष्य ओरिजिन लेवल है। चू नानशान ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा और उनके पूरे शरीर से गर्व झलक रहा था। तो चू परिवार का छठा पुत्र भी 9वें स्तर पर है। ऐसा लगता है कि गुरु का पद अभी तय नहीं हुआ है। हे, लगता है आज हमें कुछ अच्छे शो देखने को मिलेंगे। वहां मौजूद लोग उत्साह से चिल्ला रहे थे, लेकिन आसपास की शक्तियों के चेहरे बेहद भयावह थे। 9वें स्तर के आध्यात्मिक जगत के 2 विशेषज्ञों के अचानक प्रकट होने का मतलब वे भली भांति समझ गए थे। यहाँ तक कि वह अहंकारी और बदतमीज जू कियांग भी भौहें चढ़ा रहा था और उसके होठों के कोने फड़क रहे थे। यह उसके जू परिवार के लिए अच्छी बात नहीं थी। जो लोग आ रहे हैं वे मेहमान हैं। रेनई, शू परिवार को यहाँ बैठने दो। ठीक उसी समय बिजली की तरह तेज आवाज गूंजी और यह चू युवानबा की आवाज थी। उस समय चू युवानबा के चेहरे पर मुस्कान थी। चू युवान और चू नानशान उनके 2 सबसे छोटे बेटे थे और अगर वे उस उम्र में स्पिरिट क्षेत्र के 9वें स्तर में प्रवेश कर लेते तो ओरिजिन क्षेत्र में प्रवेश करना केवल समय की बात थी। इसका ये भी अर्थ था कि उनके चू परिवार को योग्य उत्तराधिकारी मिल गए थे, तो भला वे खुश क्यों नहीं होते। वे इतने खुश थे कि उन्हें इस बात की परवाह ही नहीं थी कि जू कियांग और अन्य लोग यहाँ किस लिए आए थे और उन्होंने उन्हें बैठने के लिए आमंत्रित भी किया। जू परिवार के सभी लोग इधर आइए। अपने पिता की बात सुनकर चू रेनई ने कुछ नहीं कहा और जू परिवार के सभी सदस्यों को सीटों की ओर ले गया। चू युवान आगे की बात पूछना चाहता था, लेकिन तभी चू नानशान उसके पास आया और धीमी आवाज में पूछा, 5वें भाई, आपको क्या लगता है पिताजी किसे चुनेंगे, आपको या मुझे? जाकर उसे खुद पूछो। चू युवान ने उसे एक नजर डाली और जल्दी से उसकी ओर चल दिया। भाई होने के बावजूद चू युवान को चू नानशान के तौर तरीके हमेशा नापसंद थे। अगर चू युवान से पूछा जाए कि वह किसे अपना गुरु नहीं बनाना चाहता, तो वह बिना किसी संदेह के चू नानशान का नाम लेगा। चू युवान के मुड़ते ही चू नानशान के चेहरे से मुस्कान तुरंत गायब हो गई और उसकी आंखों से एक ठंडी निगाहें निकल आईं। लेकिन उनकी तुलना में चू परिवार के बाकी 3 उम्मीदवारों के चेहरे उदास और चिंतित थे। परिवार के मुखिया बनने का उनका मौका पहले ही हाथ से निकल चुका था और इससे उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा उदास चू परिवार का चौथा बेटा था। चू परिवार के चौथे पुत्र की साधना आध्यात्मिक जगत में 8वें स्तर की थी।
यदि उनके पुत्र चुशुन ने वह आध्यात्मिक मन का न खोया होता जिसे उन्होंने भारी कीमत देकर खरीदा था, तो शायद इस समय वे भी आध्यात्मिक जगत के 9वें स्तर पर होते। संभवतः वे भी चू युआन और चू नानशान की तरह सभी अतिथियों के सामने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर पाते। जितना ज्यादा वह सोचता, उतना ही ज्यादा उसका गुस्सा बढ़ता जाता, और उसका गुस्सा इतना बढ़ गया कि वह दांत पीसने लगा, होंठ काटने लगा और उसके चेहरे के सातों छिद्रों से धुआं निकलने लगा। उसने मन ही मन तय किया कि सभा के बाद वह अपने बेटे चूशुन को कुछ और बार कोड़े मारेगा, वरना उसके दिल में बसी नफरत कभी नहीं मिटेगी। सब खत्म हो गया। पिता की निगाहें जानलेवा हो सकती हैं। सभा के बाद मुझे जल्दी से 1000 विंड स्कूल लौटना होगा और मैं पिता को अपनी परछाई भी नहीं देखने दे सकता। मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान के बाहर एक कोने में चूशुन चुपके से अपने पिता के चेहरे के भावों को देख रहा था। उसे उस दिन की सजा याद आ गई और वह अपनी बाहर निकली हुई आंखों को छूने से खुद को रोक नहीं पाया। अचानक उसे तेज जलन हुई और दांत पीसते हुए उसने कहा, चू फैंग, मैं तुमसे ये बदला जरूर लूंगा। आह, है ना चूशुन, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? किसने तुम्हें पक्षी बना दिया? लेकिन ठीक उसी समय उसने एक जानी पहचानी आवाज सुनी। जैसे ही उसने सिर उठाकर देखा, चूशुन के चेहरे का भाव एकदम बदल गया। पास ही से वह अपराधी जिसने उसके पिता से उसकी पिटाई करवाई थी, उसे देख रहा था और उसके चेहरे पर उसकी बदकिस्मती पर खुशी की मुस्कान थी। एमजे अध्याय 32 मैं स्वीकार करता हूँ। चू फैंग, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जब बेहद उदास चूशुन ने चू फैंग को देखा तो वह मानो आग में धमाका होने जैसा महसूस कर रहा था। उसके दिल में जमा भयंकर क्रोध पल भर में फूट पड़ा। उसने अपनी शक्ति का 5वां स्तर, जो आध्यात्मिक क्षेत्र का था, फैलाया और दूसरों की निगाहों को अनदेखा करते हुए उसने अपनी मुट्ठी उठाई और चू फैंग की ओर दौड़ा। अपनी शक्ति से वह सचमुच चू फैंग को एक ही मौके में मार डालना चाहता था। मेरे भाई को छूने की हिम्मत कौन करेगा? लेकिन चूशुन के पास पहुंचने से पहले ही उसके कानों में एक गुस्से भरी चीख सुनाई दी। उसी समय एक तेज हवा उसके चेहरे की ओर झपटी और उसे पीछे की ओर धकेलती हुई लगभग जमीन पर गिराने ही वाली थी। चू गयू इधर उधर देखते हुए चूशुन घबरा गया, क्योंकि चू फैंग के बगल में एक सुंदर युवक खड़ा था। वह चू फैंग का बड़ा भाई चू गुयू था। उसी क्षण चूशुन द्वारा जलाई गई आग तुरंत बुझ गई। वह चू गुयू से इतना परिचित था कि उसे चू परिवार की युवा पीढ़ी में नंबर 1 व्यक्ति के रूप में जाना जाता था, और वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वह नाराज कर सके। चूशुन, ध्यान से सुनो, अगर तुमने मेरे भाई पर दोबारा हमला करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें अपाहिज कर दूंगी। चू गुयू ने चूशुन की ओर इशारा करते हुए चेतावनी दी। उस दृश्य को देखकर चू फैंग का दिल खुश हो गया और उसे बचपन की याद आ गई। जब भी कोई उसे तंग करता, सबसे पहले उसका बड़ा भाई चू गुयू ही उसकी रक्षा के लिए आगे आता था। आज उसे देखकर उसका बड़ा भाई और भी भरोसेमंद लगता है। वाह, क्या गजब का रौबदार अंदाज है। पिछले कुछ सालों में जब से मैंने तुम्हें नहीं देखा, तुम दोनों भाई और भी ज्यादा घमंडी हो गए हो। अचानक एक तीखी आवाज सुनाई दी। मुड़कर देखने पर उन्होंने चू परिवार के कई युवा सदस्यों को आते हुए देखा। उनमें से जो आगे चल रहा था वह एक श्वेत रंग का युवक था जिसका चेहरा बेहद भयावह था। उस व्यक्ति को देखकर चू फैंग और चू गुयू दोनों के चेहरे बदल गए और उनके दिलों में क्रोध की लहरें उठ उठी। हालांकि वे कई सालों से एक दूसरे से नहीं मिले थे, फिर भी चू फैंग ने उसे देखते ही पहचान लिया। वह वही व्यक्ति था जिसने उन्हें बुरी तरह पीटा था और उनका अपमान किया था। चू हुनफे, चू हुनफे, तुम सचमुच वापस आ गए, और मुझे लगता है कि उस साल के कुछ हिसाब किताब चुकाने का समय आ गया है। चू गुयू ने ठंडे लहजे में कहा और उसकी आंखों में दबी हुई नाराजगी झलक रही थी। अरे, लिन्यून स्कूल में कुछ साल रहने से तुम्हारा स्वभाव थोड़ा बिगड़ गया है। तुम्हें लगता है कि तुम वाकई चू परिवार की युवा पीढ़ी में नंबर 1 हो। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो। चू हुनफे ने चू गुयू को तिरस्कार भरी निगाहों से देखा। तुम्हें पता चल जाएगा कि चू परिवार की युवा पीढ़ी में मैं नंबर 1 हूँ या नहीं। चू गुयू की आवाज और भी ठंडी होती गई। लोग उसके शरीर से निकलती ठंडक को महसूस कर सकते थे, क्योंकि वह अपने दिल में उमड़ रहे गुस्से को जबरदस्ती दबा रहा था। बुरा नहीं, तुम में हिम्मत है, तो फिर तुम कैसे हो चू फैंग? चू हुनफे ने चू फैंग की ओर देखा। मैंने सुना है कि तुम उस घटिया एजो ड्रैगन स्कूल में 5 साल तक बाहरी प्रांगण में रहे। तुम्हारी कितनी बड़ी बेवकूफी है कि तुम उस भयानक जगह पर 5 साल तक रहे। भले ही तुम हमारे चू परिवार से न हो, फिर भी तुम पर चू परिवार का नाम है। क्या तुम्हें हमारे चू परिवार की प्रतिष्ठा को धूमिल करने में शर्म नहीं आती? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, तुम दोनों प्रतियोगिता में मुझसे मत मिलना, वरना मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम वापस उठ न सको, ठीक वैसे ही जैसे 7 साल पहले हुआ था। मैं आपको ये भी बता दूं कि गुरु का पद मेरे पिता चू नानशान को मिलेगा, क्योंकि उनका मेरे जैसा उत्कृष्ट पुत्र चू हुनफे है। ये कहने के बाद चू हुनफे लोगों के समूह को प्रतियोगिता पंजीकरण के लिए ले गया। चू गुयू पहले तो उठकर कुछ कहना चाहता था, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कपड़े खींचे हैं। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह चू फैंग था। भाई, ऐसे लोगों से ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। प्रतियोगिता में उसे हरा देना ही सबसे अच्छा तरीका है, चू फैंग ने शांत भाव से कहा। चू फैंग को देखकर चू गुयू बस स्तब्ध रह गया। उसके दिल में एक अवर्णनीय भावना उठी और उसे लगा कि उसका भाई बदल गया है। ठीक ठीक तो नहीं, पर ऐसा लगा जैसे उसका पूरा व्यक्तित्व ही बदल गया हो और वह एक गंभीर और अप्रत्याशित व्यक्ति बन गया हो। चू युवानवा द्वारा कुछ विनम्र शब्द कहने के बाद चू परिवार की युवा पीढ़ी मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान में दाखिल हुई। इस तरह पहली प्रतियोगिता शुरू हुई। अपने द्वारा चुने गए नंबर को लेकर चू फैंग 5वें मंच पर चढ़ गया। मंच पर पहुंचते ही कुछ अपमानजनक आवाजें भी सुनाई दी। ये चू फैंग है ना? क्या ये वही व्यक्ति नहीं है जो एजो ड्रैगन स्कूल में 5 साल तक बाहरी दरबार का शिष्य रहा था, और आखिरकार इसी साल उसने भीतरी दरबार में प्रवेश किया? भले ही वह अंदरूनी प्रांगण में प्रवेश कर जाए, फिर भी वह कचरा ही है। प्रतियोगिता में भाग लेने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसे सचमुच आसमान की ऊंचाई या जमीन की मोटाई का कोई अंदाजा नहीं है। ये तो बढ़िया बात है ना? इससे उसे अच्छा सबक मिलेगा और चू युआन को भी पता चल जाएगा कि उसका बेटा निकम्मा है या नहीं। चू फैंग को जानने वाले अधिकांश लोग चू परिवार से थे, और जिन लोगों ने चू फैंग को अपमानित करने का साहस किया वे भी चू परिवार में कुछ रुतबे वाले लोग थे। वे न केवल चू फैंग को शर्मिंदा करना चाहते थे, बल्कि चू युआन को और भी ज्यादा शर्मिंदा करना चाहते थे। चू फैंग, तुम हो? ठीक उसी समय एक और व्यक्ति मंच पर आया। पास से उस व्यक्ति को देखकर चू फैंग अवाक रह गया। वह उसका पुराना दुश्मन चू झेन था, लेकिन चू फैंग की तुलना में चू झेन का चेहरा बेहद बदसूरत था। उसके होठों का कोना फड़क रहा था और वह पहले दौर में चू फैंग से मिलने पर अपनी बदकिस्मती को कोस रहा था।
चू झेन, अगर मुझे सही याद है तो मुझे लगता है कि यह व्यक्ति 2 दिन पहले आध्यात्मिक क्षेत्र के चौथे स्तर में प्रवेश कर चुका है। लगता है चू फैन को कुछ कष्ट सहना पड़ेगा। चू परिवार के जिन सदस्यों को वास्तविक स्थिति का पता नहीं था, उन्होंने चू झेन को चू फैन के खिलाफ जाते देखा और वे मन ही मन खुश हुए। उन सभी को लगा कि चू झेन के लिए चू फैन को हराना बहुत आसान होगा। चू झेन भाइयों को चू फैन बचपन से ही नापसंद था। उन सभी का मानना था कि अगर चू झेन ने हमला किया तो वह खुद को रोक नहीं पाएगा। इसलिए वे सभी उस दृश्य की उम्मीद कर रहे थे जिसमें चू फैन की बुरी तरह पिटाई होगी। मैं हार स्वीकार करता हूँ, लेकिन ठीक उसी समय मंच पर मौजूद चू झेन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और जोर से चिल्लाया। उसने हार मान ली। चू झेन, तुम बदमाश, क्या कह रहे हो? तुमने अभी शुरुआत भी नहीं की और हार मान ली। पास से एक तीखी आवाज आई और यह चू झेन के पिता की थी। अपने पिता की तीखी निगाहों का सामना करते हुए चू झेन के चेहरे के भाव बदलते रहे, लेकिन अंत में उसने दांत पींचे, मुड़ा और मंच से नीचे उतर गया। यह क्या है? ये क्या है? उस दृश्य ने सबको चौंका दिया। हार मान ली। चू परिवार की प्रतियोगिताओं में ऐसा अक्सर देखने को नहीं मिलता था और हार मानने वाला चू झेन था, जबकि उसका प्रतिद्वंदी चू फैन था। ये कैसे संभव हुआ? क्या चू झेन बेवकूफ था? क्या उसके दिमाग में कोई समस्या थी? आखिर हुआ क्या था? चू परिवार के जिन सदस्यों को सच्चाई का पता नहीं था, वे अवाक रह गए। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि चू झेन ने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसके कार्यों ने उन्हें काफी आश्चर्यचकित कर दिया। चू युवानबा भी चू झेन की हरकतों की ओर आकर्षित हो गया। उसने भौहें चढ़ाई और उसकी उम्रदराज निगाहों से पता चल रहा था कि वह भी उलझन में है। इस दौर में चू फैंग जीत गया, लेकिन चाहे कुछ भी हो, चू फैंग सचमुच जीत गया। हालांकि इससे लोगों को एक अकल्पनीय अनुभूति हुई। चू फैंग वास्तव में प्रतियोगिता में जीत हासिल करने वाला पहला व्यक्ति बन गया। पहले दौर के बाद चू फैंग को तुरंत दूसरे मंच पर ले जाया गया। जब उसने मंच पर उस व्यक्ति को देखा जिसे उसने अभी अभी हराया था, तो चू फैंग भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वह व्यक्ति चू झेन का बड़ा भाई चू चेंग था। उस क्षण चू चेंग का चेहरा पीला पड़ गया और होंठ हरे हो गए। उसने मन ही मन कोसते हुए कहा, हम दोनों भाइयों की किस्मत वाकई 8 पीढ़ियों से खराब है। हम इस दुष्ट से कैसे मिल गए? हालांकि वह मन ही मन बेहद अनिच्छुक था, लेकिन चू फैंग से उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था और वह उससे किसी भी तरह का टकराव नहीं चाहता था। कुछ सोचने के बाद उसने एक ऐसा कदम उठाया जिससे चू परिवार दंग रह गया। मैं हार स्वीकार करता हूँ। धिक्कार है, ये कैसी स्थिति है? इस बार तो चू परिवार की बात ही छोड़िए, चू फैंग को न पहचानने वाले कई बाहरी लोग भी उसकी ओर देखने लगे। ये नौजवान कौन है? इसने तो लगातार विरोधियों को हार मानने पर मजबूर कर दिया। मुझे नहीं पता, लेकिन उसके कपड़ों को देखकर लगता है कि वह एजो ड्रैगन स्कूल का आंतरिक दरबारी शिष्य होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह अतीत में चू परिवार की सभाओं में उपस्थित हुआ था। वह साधारण नहीं है, बिल्कुल भी साधारण नहीं। बिना हाथापाई किए ही उसने प्रतिद्वंदी को डरा दिया। इस तरह की प्रतिरोध क्षमता के साथ उसका भविष्य कैसा होगा? वहां मौजूद कुछ दर्शक चू फैंग पर ध्यान केंद्रित करने लगे और दबे स्वर में उन्हें लगा कि चू फैंग वाकई एक प्रभावशाली व्यक्ति है। हाँ, तुम क्या सोच रहे हो? ये तो चू परिवार का कचरा है। चू परिवार के एक पुरुष सदस्य ने, जो चू फैंग से बेहद नफरत करता था, ये बात नाखुशी से कही। ओह, आप इस युवक को जानते हैं? एक हठे-कट्टे व्यक्ति ने सवाल किया। बेशक मुझे पता है, मैं चू परिवार से हूँ, इसलिए मुझे अच्छी तरह पता है कि यह लड़का किसी काम का नहीं है। देखो तो सही, इस लड़के ने चेंग झेन भाइयों को रिश्वत दी होगी और ये सिर्फ दिखावा कर रहा है। मैं गारंटी देता हूँ कि अगले दौर में ये हार जाएगा। चू परिवार के उस पुरुष ने आत्मविश्वास से कहा। अरे, उस नौजवान के बारे में तो आपकी कोई राय होगी ही, है ना? बुरा मत मानना, लेकिन आप तो बालिग हैं, तो फिर बच्चे जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? उस बड़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या आप कह रहे हैं कि मैं उसकी बदनामी कर रहा हूँ? मैं तो सिर्फ सच कह रहा हूँ। चू परिवार का वह पुरुष बेहद गुस्से में था। तो फिर मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ, अगर जैसा तुमने कहा वैसा हुआ और वह नौजवान अगले दौर में हार गया, तो ये चांदी के सिक्के तुम्हारे होंगे। अगर नहीं तो हाँ, समझे ना? उस हट्टे-कट्टे आदमी ने एक ताइल चांदी निकाली। शर्त क्यों न लगाएं? मुझे तो बस यही डर था कि आप शर्त नहीं लगाएंगे। मुफ्त में पैसा देखकर चू परिवार का वह पुरुष भला क्यों न लेता? उसने भी झटपट एक ताइल चांदी का सिक्का निकाल लिया। मैं हार मानता हूँ, लेकिन ठीक उसी समय मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान के बीच से एक और चीख सुनाई दी। अपनी निगाहें गड़ाते हुए चू परिवार के पुरुष सदस्य चौंक गए। एक बार फिर ये चू फैंग का मंच था और हार मानने वाला चू गाओ था। धिक्कार है, ये तो बदकिस्मती है। चू परिवार का वो पुरुष अवाक रह गया और उसका दिमाग थोड़ा अस्त व्यस्त हो गया। हे, मुझे खेद है कि आप हार गए। ये देखकर उस बड़े आदमी ने मुस्कुराते हुए उस आदमी के हाथ से चांदी का सिक्का ले लिया। नदी को चढ़ाए गए चांदी के ताइल को देखकर चू परिवार के उस पुरुष को दर्द की लहर महसूस हुई और उसने कहा, क्या तुम अब और शर्त लगाने की हिम्मत करते हो? इस बार मैं चांदी के 3 ताइल की शर्त लगाता हूँ। टीएन, नदियों को पैसे देना इक्वल्स पैसे बर्बाद करना। क्यों नहीं? बस डर था कि तुम नहीं मानोगे। उस बड़े कद के व्यक्ति ने तुरंत जवाब दिया। आहा, मुझे भी शामिल कर लो। मैं उस नौजवान की जीत पर दांव लगाता हूँ। मुझे भी शामिल कर लो। मैं भी उस नौजवान की जीत पर दांव लगाता हूँ। उसी समय आसपास के कुछ दखलंदाज लोग भी इसमें शामिल हो गए। आओ आओ आओ, सब लोग आओ। और कौन? मैं तुम सबको साथ रखूंगा। चू परिवार का वह पुरुष घबरा गया और उसने सीधे सीधे अपना पूरा थैला बाहर निकाल लिया। उसमें दर्जनों चांदी के सिक्के थे और उसने सब कुछ बाहर बिखेर दिया। चू चेंग, चू जेन और चू गाओ द्वारा लगातार हार स्वीकार करने के बाद पर्यवेक्षक पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गए। चू परिवार की तो बात ही छोड़ी, बाहरी लोग भी उसे हैरानी से घूर रहे थे। ज्यादा से ज्यादा लोग ये जानने की कोशिश करने लगे कि वह चू फैंग कौन था। उन्होंने चू गुयू और चू हुनफेई के बारे में सुना था। आखिर वे दोनों ही प्रतिभाशाली युवा थे जिन्होंने एक उच्च कोटि के विद्यालय में प्रवेश लिया था। लेकिन यह चू फैंग कहाँ से आया? क्योंकि लोग जवाब का अनुमान नहीं लगा सके, इसलिए चू फैंग भी बेबस था। वह इस सभा का इस्तेमाल अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए करना चाहता था, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। चू फैंग अभी उदास ही था कि तभी एक खूबसूरत शख्सियत मंच पर आई। नजरें टिकाने पर उसने देखा कि वह चूजू थी। चू फैंग, लगातार 4 जीत के लिए बधाई हो। चूजू ने मीठी मुस्कान के साथ कहा। चूजू, मजाक करने की जरूरत नहीं है, चू फैंग ने रूखेपन से हंसते हुए कहा, लेकिन तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। 4 बार
सिर्फ 3 बार हुआ था। चूजू, तुम ऐसा नहीं करोगी। चू फैंग के अचंभित चेहरे को देखकर चूजू ने शरारती मुस्कान बिखेरी, फिर उसने मंच के पीछे खड़े उस बूढ़े व्यक्ति को चिल्लाकर कहा, मैं भी हार मान लेती हूँ। उस समय पूरा मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। यहाँ तक कि चू परिवार की कुछ युवा पीढ़ी भी चू फैंग की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाई और उनकी निगाहें सदमे से भर गई। उनके मन में कई सवाल थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। केवल एजियो ड्रैगन स्कूल के लोगों ने ही राहत की सांस ली और सोचा कि चू फैंग से न मिलकर वे भाग्यशाली रहे, वरना वे भी ठीक यही विकल्प चुनते। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी बात पर कायम रहते हैं। आप अब तक के सबसे बेहतरीन इंसान हैं जिन्हें मैंने देखा है। उसी समय भीड़ के एक विशेष क्षेत्र में लोगों के एक विशाल समूह ने चू परिवार के पुरुष को घेर लिया और बिना किसी रोक टोक के उसके हाथ से चांदी के सिक्के छीन लिए। एक झटके में उसका हाथ खाली हो गया। चू परिवार का वह पुरुष तो अपना खाली थैला देखकर रोने ही वाला था। उसे अंदर से महसूस हो रहा था कि उसके साथ धोखा हुआ है। चू फैंग को देखते ही एजियो ड्रैगन स्कूल के सभी शिष्यों ने आत्मसमर्पण क्यों कर दिया। कुछ तो गड़बड़ थी, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि चू फैंग ने उन्हें ऐसा क्या दिया था कि वे इतनी आज्ञाकारिता से आत्मसमर्पण कर बैठे। टकराना। दूसरी ओर चू युए युद्ध के मैदान से नीचे गिर रही थी। अगर मंच के बाहर मौजूद चू परिवार के बुजुर्गों ने उसे सही समय पर न पकड़ा होता तो वह निश्चित रूप से बुरी तरह घायल हो जाती। चू युए, लगता है एजियो ड्रैगन स्कूल की मार्शल कला में कुछ खास नहीं है। चू शुन मंच से नीचे उतरा और उसके चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। चू शुन, तुम्हारा साधना स्तर मुझसे कहीं अधिक है। अगर मैं भी 5वें स्तर पर होती तो शायद मैं हार नहीं जाती। चू युए ने कड़वाहट भरे चेहरे से कहा, ये सही है, लेकिन मेरी साधना आपसे कहीं अधिक उन्नत है और यह मेरी क्षमता पर भी निर्भर करता है। चू शुन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। चू युए ने गुस्से से दांत पीसे और उसके दिल में असहनीय आक्रोश था। वह पहले ही आध्यात्मिक क्षेत्र के चौथे स्तर के शिखर पर पहुंच चुकी थी और अगर यह सभा कुछ दिनों बाद होती तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक क्षेत्र के 5वें स्तर में प्रवेश कर जाती। लेकिन हार गई तो हार गई और वह कुछ भी साबित नहीं करना चाहती थी। चू शुन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम चू युए से 1 साल बड़े हो। बड़े भाई होने के नाते तुमने छोटी बहन को हरा दिया। क्या इस पर गर्व करने लायक भी है? अचानक एक आवाज सुनाई दी। ये देखकर चू युए प्रसन्न हो उठी। उन्होंने देखा कि चू फैंग कुछ चू परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के नेतृत्व में शांतिपूर्वक चलकर आ रही थी। चू फैंग, तुम मेरे अगले प्रतिद्वंदी हो। चू फैंग को देखकर चू शुन स्पष्ट रूप से बहुत खुश हुआ क्योंकि वह जिसे सबसे ज्यादा सबक सिखाना चाहता था वह चू फैंग ही था। डर लग रहा है? अगर डर लग रहा है तो हार मान लो, चू फैंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हाँ, अगर मैं तुम्हारी पिटाई नहीं करता तो इसका मतलब यही है कि तुमने कल एकदम साफ सुथरा शौच किया था। चू शुन ने ठंडी सी आवाज में कहा और मंच पर कूद पड़ा। उसने चू फैंग की ओर इशारा करते हुए कहा, ऊपर आओ। चू फैंग, क्या तुम आश्वस्त हो? चू युए थोड़ी चिंतित थी क्योंकि उसे लग रहा था कि चू शुन चू फैंग को बहुत नुकसान पहुंचाना चाहता है। चिंता मत करो, मुझे उसके जैसे लोगों पर सिर्फ एक बार हमला करने की जरूरत है। चू फैंग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और मंच की ओर चलने लगा। लेकिन ठीक उसी समय चू युए ने चू फैंग का हाथ खींचा और धीरे से पूछा, चू फैंग, क्या तुम आंतरिक दरबार की शिष्य परीक्षा में प्रथम स्थान पर आए? चू फैंग थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन चू युए की उत्सुक निगाहों में जवाब देखकर वह उससे झूठ नहीं बोल सका। उसने केवल सिर हिलाया और फिर उछलकर मंच पर पहुंच गया। उसी क्षण चू युए के चेहरे के भाव दृढ़ हो गए। उसकी खूबसूरत आंखें लगातार झपक रही थी और उसकी धड़कन भी बहुत तेज हो गई थी। हालांकि उसके मन में पहले से ही जवाब मौजूद था, फिर भी चू फैंग से पुष्टि मिलने के बाद भी उसे ये बात अविश्वसनीय लगी। उसने अपना सिर उठाया और जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित चू शुन को देखा और उसके होठों के कोने एक प्यारी सी मुस्कान में बदल गए। न जाने क्यों उसे चू शुन के लिए थोड़ी सहानुभूति महसूस हुई। आखिरकार मौका आ ही गया। चू फैंग के प्रतिद्वंद्वी चू शुन को देखकर चू परिवार के पुरुष के चेहरे से उदासी पल भर में गायब हो गई। उसके चेहरे पर बेहद खुशी झलक रही थी। जाहिर है वह जानता था कि चू शुन के पास किस तरह की शक्ति है। वह आध्यात्मिक क्षेत्र के 5वें स्तर पर था और वह चू परिवार की युवा पीढ़ी में शीर्ष 5 में शामिल होने में सक्षम था। चू शुन और चू फैंग के बीच हुई झड़प को देखकर उसे समझ आ गया कि उन दोनों के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। चू शुन हार मानने को तैयार नहीं था, इसलिए उसे पूरा यकीन था कि चू फैंग हार जाएगा। क्या तुम सब और भी ज्यादा दांव लगाने की हिम्मत करोगे? चू परिवार के उस पुरुष ने चीखते हुए कहा। बिल्कुल, लेकिन क्या तुम्हारे पास अभी भी पैसे हैं? चू परिवार के पुरुष से सभी चांदी के पदक जीतने वाले लोग हंसते हुए बोले। क्या तुम मुझे नीचा समझ रहे हो? उस आदमी ने ठंडे लहजे में कहा और अपनी जेब से 2 सेंट स्पिरिट ग्रास निकाली। जब तक तुम्हारी हिम्मत है तब तक मैं तुम्हारे साथ अंत तक खेलता रहूंगा। उसके हाथ में संत आत्मा घास देखकर आसपास की जमीन के कई लोग स्तब्ध रह गए। संत आत्मा घास एक उच्च कोटि की आध्यात्मिक औषधि थी और एक घास 1 ताइल सोने में बिक सकती थी। ये 100 ताइल चांदी के बराबर थी। चू परिवार के मुखिया को एक ही बार में 2 जीतते देख कई लोग तो उसके साथ शर्त लगाने के योग्य भी नहीं थे, लेकिन उसकी शर्त को देखकर ही उसे पूरा भरोसा था कि वह जीत जाएगा। इसी वजह से बहुत से लोग उससे ईर्ष्या करते थे, लेकिन उसके साथ शर्त लगाने की हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि बहुत से लोग इतनी बड़ी शर्त हारने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। तुम तो बड़े साहसी हो, मैं तुम्हारे साथ एक बार और खेलूंगा। लेकिन उस हटे कट्टे आदमी ने असल में 2 संत आत्मा घासें निकाली और चू परिवार के मुखिया के चेहरे के सामने दिखा दी। वाह, बढ़िया! ये देखकर चू परिवार का मुखिया बेहद खुश हुआ। बड़े आदमी ने जो गड्ढा खोदा था वह उथला नहीं था और बदला लेने का मौका उसकी आंखों के सामने था। जल्दी देखो, शो शुरू होने वाला है। ठीक उसी समय किसी ने जोर से चिल्लाकर कहा। मंच पर नजर डालते ही चू शुन ने चू फैंग की ओर भयंकर हमले शुरू कर दिए। वूश वूश वूश। चू शुन चू फैंग के सामने पहुंचा और दोनों मुट्ठियों से हमला किया, लेकिन पैरों का इस्तेमाल नहीं किया। एक हमला दूसरे से तेज था और एक मुक्का दूसरे के तुरंत बाद आया। उसकी मुट्ठियों के प्रहारों से हवा उत्पन्न होती थी और ये साधारण हमले नहीं थे, ये एक भयंकर मुक्केबाजी तकनीक थी, द्वितीय श्रेणी की मार्शल कला। चू फैंग तेज हवा और तूफान जैसे हमलों से बचने के लिए दाएं बाएं हिलता रहा। वह मन ही मन इस बात से हैरान था कि चू शुन द्वितीय श्रेणी के कौशल का इतनी कुशलता से उपयोग कर पा रहा था। चू युए की हार अन्यायपूर्ण नहीं थी। दुर्भाग्य से उसके लिए इस तरह के कौशल 100 खामियों की तरह थे जो एक भी वार नहीं झेल सकते थे।
अचानक चू फेंग ने पीछे हटना बंद कर दिया और अब वह चकमा नहीं दे रहा था। वह चुपचाप चू शुन के हमले का इंतजार कर रहा था। अच्छा मौका है, ये देखकर चू शुन को लगा कि चू फेंग ने गलती कर दी है। उसने मुट्ठी भींची और चू फेंग के चेहरे की ओर मुक्का मारने लगा। उस पल चू फेंग के लिए चिंतित लोगों के पसीने छूट गए। उन्हें डर था कि चू फेंग उस हमले को सहन नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर आप इंसान होते तो आप महसूस कर सकते थे कि चू शुन के मुक्के में कितनी ताकत थी। जो लोग चू फेंग से नफरत करते थे वे खुशी से झूम रहे थे। वे इस पल का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और वे चाहते थे कि चू शुन एक ही मुक्के से चू फेंग को मार डाले। लेकिन जाहिर सी बात है, चू फेंग उन लोगों को निराश करने ही वाला था। हाँ, अचानक चू फेंग ने जोर से चीख मारी और उसके शरीर से असीम ऊर्जा का विस्फोट हुआ। उसका एक मुक्का बिजली की तरह तेज था और सीधा चू शुन के मुक्के की ओर बढ़ा। चटक दोनों मुठ्ठियां टकराईं और हड्डियों के टूटने की आवाज गूंज उठी। उसी समय चू शुन चीख उठा और उसने अपना दाहिना हाथ पकड़ लिया। वह मंच से नीचे लुढ़क गया और दर्द से कराहने लगा। छठा स्तर, आध्यात्मिक क्षेत्र। उस क्षण प्रशिक्षण मैदान के अंदर और बाहर हर कोई चौंक गया। यहाँ तक कि चू युवानबा भी अपनी आंखें चौड़ी करने से खुद को रोक नहीं पाया और उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभर आए। जहां तक चू फेंग के पिता चू युआन की बात है, वह अचानक खड़े हो गए और उनका शरीर भावनात्मक रूप से कांपने लगा। जिस क्षण चू फेंग ने हमला किया, लगभग हर कोई महसूस कर सकता था कि चू फेंग का दबाव वास्तव में आध्यात्मिक क्षेत्र के छठे स्तर का था। ये सब कैसे हुआ? क्या चू फेंग चू परिवार का निकम्मा सदस्य नहीं था? उसे छठे स्तर की शक्ति कैसे मिल सकती है? क्या वह चू गुयू और चू हुनफेई जैसा ही नहीं है? चू परिवार के सदस्यों के बीच सदमे की आवाजें लगातार गूंज रही थी। वे इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। चू फेंग, वह दरअसल चू युए, चू वे, चू जू, चू चेंग, चू जेन, चू गाओ और अन्य लोग भी, एजियो ड्रैगन स्कूल के लोग भी हैरान रह गए थे। वे जानते थे कि चू फेंग बेहद शक्तिशाली था, क्योंकि वह अकेले ही 40 भयंकर जानवरों को मार सकता था और आंतरिक दरबार के शिष्य परीक्षा में नंबर 1 स्थान प्राप्त करने वाला भयंकर व्यक्ति बन गया था। लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना अनुमान लगाया था कि चू फेंग के पास आध्यात्मिक क्षेत्र के 5वें स्तर की शक्ति है। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वह छठे स्तर पर होगा। छठे स्तर, आध्यात्मिक क्षेत्र। अपनी पीढ़ी में उसे पहले से ही एक प्रतिभाशाली माना जा सकता था। उस वर्ष चू फेंग केवल 15 वर्ष का था और 15 वर्ष की आयु में आध्यात्मिक क्षेत्र के छठे स्तर पर होना यह दर्शाता था कि उसमें असीमित क्षमता थी। चू परिवार ने ही नहीं आह भरी, बल्कि चू फेंग की ताकत देखकर पूरा मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान आश्चर्य से चिल्ला उठा। चू परिवार में आध्यात्मिक क्षेत्र के छठे स्तर पर मौजूद एक 15 वर्षीय युवक का आगमन हुआ। ये एक सनसनीखेज खबर थी और एक तरह से चू फेंग की शक्ति चू गुयू और चू हुनफेई की शक्ति से भी कहीं अधिक चौंकाने वाली थी। आखिरकार चू फेंग उन दोनों से पूरे 2 साल छोटा था। 2 साल के भीतर चू फेंग की शक्ति के साथ उसके लिए आध्यात्मिक क्षेत्र के 7वें स्तर में प्रवेश करना असंभव नहीं था। प्रतिभाशाली, ये सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। चू परिवार ने ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को छिपा रखा था। इस पर विश्वास करना वाकई मुश्किल है। ऐसा लगता है कि चू परिवार को एक योग्य उत्तराधिकारी मिल गया है और प्रतिभाशाली लोग प्रतिभाशाली लोगों में से ही निकलते हैं। उनकी भविष्य की उपलब्धियां केवल इस छोटे से लीनिंग माउंटेन टाउन तक ही सीमित नहीं रहेंगी। विभिन्न शक्तियों के लोग उनकी खूब प्रशंसा कर रहे थे। चू परिवार का भविष्य चू फेंग और अन्य सदस्यों के प्रदर्शन में झलक रहा था। लेकिन उनके अपने परिवार में ऐसी प्रतिभाशाली युवा पीढ़ी नहीं थी, तो उसके पास इतनी ताकत थी। मंच पर मौजूद चू गुयू भी चू फेंग की शक्ति से प्रभावित हो गया। उसके चेहरे पर अपार खुशी झलक रही थी। ये कैसे संभव है? ये कैसे हुआ? ये तो बस। लेकिन अन्य लोगों के सदमे की तुलना में एक निश्चित क्षेत्र में चू परिवार का एक पुरुष बेजान होकर जमीन पर बैठा था। उस पल उसे आखिरकार समझ आ गया कि चू जू, चू गाओ, चू चेंग और चू जेन लगातार हार क्यों मान रहे थे। उन्होंने ऐसा यूं ही नहीं किया था, बल्कि इसलिए कि वे पहले से ही जानते थे कि चू फेंग के पास असीम शक्ति है। बहुत बहुत धन्यवाद। वह विशालकाय व्यक्ति चलकर आया और सेंट स्पिरिट ग्रास के दोनों पौधे ले गया। ये देखकर कि उसकी सेंट स्पिरिट ग्रासेस को किसी ने ले लिया है, चू परिवार के पुरुष की आंखों में एक निर्जीव भाव था, मानो वह पूरी तरह से निराश हो गया हो। अचानक उसने अपने हाथ हिलाए और अपने ही चेहरे पर 2 बार थप्पड़ मारा, फिर धीमी आवाज में चिल्लाया, बेवकूफ। आसपास के लोग उसकी हरकतों को समझ सकते थे। हालांकि यहाँ कोई गरीब नहीं था, लेकिन वे बहुत अमीर भी नहीं थे। 2 संत आत्मा घास का छिन जाना किसी के लिए भी बहुत बड़ा झटका था। समझ तो समझ थी, लेकिन किसी ने उसके प्रति सहानुभूति नहीं दिखाई। चू परिवार में वरिष्ठ होने के नाते उसने अपने ही परिवार के युवा सदस्य की बदनामी की। दूसरों की नजर में इसे जैसा बोया वैसा काटा कहा जा सकता है। उसे यही मिलना चाहिए था। प्रशिक्षण मैदान के बाहर लोग चू फेंग की ताकत देखकर चिल्ला रहे थे। उस समय तक वह एक नए स्तर पर पहुंच चुका था, लेकिन उस पल चू फेंग का चेहरा बेहद विकृत हो गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसका प्रतिद्वंद्वी उसका बड़ा भाई चू गुयू था। युद्ध के मैदान में दोनों भाई अपनी चारों आंखों से एक दूसरे को देख रहे थे। चू फेंग का चेहरा बेहद बदसूरत था, जबकि चू गुयू के चेहरे पर मुस्कान थी। दोनों ने कुछ नहीं कहा, मानो वे अपनी निगाहों से ही अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हों। चू गुयू चू फेंग के लिए खुश थी, क्योंकि वह इतनी कम उम्र में ही आध्यात्मिक क्षेत्र के छठे स्तर तक पहुंचने में सक्षम था। इसका मतलब था कि उसकी प्रतिभा उससे कहीं अधिक थी। अचानक चू गुयू का मुंह थोड़ा सा खुला और उसने अपना सिर घुमाकर मंच से दूर खड़े चू परिवार के वरिष्ठ सदस्यों की ओर बोलना शुरू कर दिया। मैं हार मानता हूँ। लेकिन जैसे ही ये 2 शब्द उसके मुंह से निकले, चू गुयू की मुस्कान पल भर में जम गई। हालांकि ये वही शब्द थे जो वह कहना चाहता था, लेकिन उसने इन्हें नहीं कहा। भाई तुम, चू गुयू ने चू फेंग की ओर देखा और उसकी निगाहें क्रोध से भरी हुई थी। वह पहले चू फेंग को मौका देना चाहता था, लेकिन चू फेंग उससे एक कदम आगे था। चू फेंग का चेहरा पहले से काफी बेहतर लग रहा था। वह शांति से चू गुयू के बगल में चलते हुए मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं। मुझे बस इतना लगता है कि आप दोनों ही प्रथम श्रेणी के शिष्य हैं, इसलिए आप ही उसके प्रतिद्वंद्वी बनने के लिए अधिक उपयुक्त हैं। उसे हराओ और उस साल की शर्म को मिटा दो। उसे हराओ और उसे बता दो कि चू परिवार की युवा पीढ़ी में नंबर 1 व्यक्ति कौन है। इतना कहकर चू फेंग ने शालीनता से मंच छोड़ दिया, लेकिन उनके इस कदम ने निस्संदेह एक और बड़ी हलचल खड़ी कर दी। कुछ लोगों का मानना था कि चू फेंग स्नेही था और उसने अपने बड़े भाई को एक मौका दिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें लगता था कि चू फेंग अपनी सीमाओं को जानता था।
वह जानता था कि वह चू गुयू या चू हुनफेई का प्रतिद्वंदी नहीं है, इसलिए उसने हार मान ली। दूसरे लोग चाहे कुछ भी सोचे, चू गुयू के दिल में अपने छोटे भाई के शब्दों का असली मतलब बिल्कुल स्पष्ट था। जब चू फैंग ने हार मान ली, तब प्रतियोगिता अंतिम चरण में पहुंच गई। चू गुयू और चू हुनफेई दोनों ही आध्यात्मिक क्षेत्र के छठे स्तर पर थे और दोनों ही उच्च कोटि के विद्यालय से थे। अब कोई संदेह नहीं रहा और वे अंतिम प्रतिद्वंदी बन गए। प्रतियोगिता का सबसे रोमांचक क्षण भी आ गया था। लगभग सभी की निगाहें उन दोनों युवकों के शरीर पर टिकी थी और चू परिवार की युवा पीढ़ी में सबसे ताकतवर बनने की लड़ाई शुरू हो गई थी। वूश वूश, दोनों ने एक दूसरे पर मुक्के बरसाए और उन्होंने बिना किसी रोक टोक के हर तरह के शानदार मार्शल आर्ट कौशल का प्रदर्शन किया। वे सचमुच एक उत्कृष्ट विद्यालय के शिष्य थे। न केवल उनके कौशल प्रबल थे, बल्कि उनकी युद्ध तकनीकें भी उच्च कोटि की थी। मंच पर शानदार कौशल और तेज हवा के झोंके चल रहे थे और उन दोनों ने सभी के लिए एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत किया। भाई, तुम्हें जीतना ही होगा। लेकिन जब ज्यादातर लोग प्रशंसा के मूड में थे, तब चू फैंग को बस यही उम्मीद थी कि चू गुयू जीत जाएगी। ये लड़ाई सिर्फ खिताब के लिए नहीं थी, यह इस बात का भी प्रतीक थी कि क्या उस वर्ष चू हुनफेई द्वारा चू फैंग और चू गुयू को दी गई अपमानजनक हार को मिटाया जा सकेगा या नहीं। टकराना। लेकिन जब चू हुनफेई के जोरदार मुक्के से चू गुयू मुंह में खून भरकर मंच से नीचे गिर गई, तो चू फैंग की सारी उम्मीदें पल भर में धूल के साथ गायब हो गई। भाई, चू फैंग पागलों की तरह चू गुयू की ओर दौड़ा और उसे इस बात का गहरा डर था कि उसके बड़े भाई को गंभीर चोट लगी होगी। जब वह चू गुयू के सामने पहुंचा, तो उसने देखा कि चू गुयू चुपचाप उसे देख रही थी और उसकी आंखों से आंसुओं की दो धाराएं बह रही थी। उसने अत्यंत शर्मिंदा स्वर में कहा, तुम्हारा बड़ा भाई किसी काम का नहीं है और मैंने तुम्हें निराश किया है। इतना कहकर चू गुयू ने अपनी आंखें बंद कर लीं और बेहोश हो गया। अपने भाई की चोटों की गंभीरता देखकर चू फैंग तुरंत घबरा गया। हे, जैसा कि मैंने कहा था, प्रतियोगिता में तुम भाई मुझसे मत मिलना, वरना मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम उठ न सको। तो क्या मैंने वो नहीं किया जो मैंने कहा था? मंच पर मौजूद चू हुनफेई ने ठंडी मुस्कान के साथ चू फैंग की ओर देखा। उसके लहजे में व्यंग्य भरा था। कमीने, मैं तुझे नष्ट कर दूंगा। ये देखकर चू फैंग क्रोधित बाघ की तरह भड़क उठा। वह मंच पर कूदकर ये तय करना चाहता था कि श्रेष्ठ कौन है। फैंगर, रुक जाओ। लेकिन चू फैंग के उछलने से पहले ही एक मजबूत हाथ ने उसका कंधा कसकर पकड़ लिया। उसने पीछे मुड़कर देखा। वह उसका पिता चू युआन था। मुकाबला तय हो चुका है। दूसरों के सामने मजाक का पात्र मत बनो। हालांकि चू युआन का लहजा शांत था, लेकिन चू फैंग उसकी निगाहों से समझ गया कि वह कितना गुस्से में है। ये बात सही थी। भला कौन सा पिता अपने बेटे को इस तरह पिटते देखकर गुस्सा नहीं होगा। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में उसे अपने गुस्से पर काबू रखना ही पड़ता है। बिल्कुल सही। आज्ञाकारी बच्चे, अपने पिता की बात सुनो, नहीं तो तुम्हारे पिता गुरु बनने का मौका खो देंगे। चू हुनफेई ने उपहास जारी रखा। हुनफेई, मेरा सुझाव है कि आप थोड़ी शालीनता से बात करें। उस अभिमानी चू हुनफेई का सामना करते हुए चू युआन का चेहरा स्वाभाविक रूप से ठंडा पड़ गया। पांचवें चाचा जी, मुझसे कहाँ गलती है? कहावत है कि जीतने वाला राजा होता है, हारने वाला चोर। जीतने वाला होने के नाते हारने वाले का अपमान करना मेरा अधिकार है। चू हुनफेई ने असहमति जताते हुए कहा, हाँ पांचवें चाचा जी, मुझे लगता है कि आपने गुरु बनने का मौका पहले ही खो दिया है। गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप किसी को दोष देना चाहते हैं, तो आप सिर्फ अपने दोनों बेटों को ही दोष दे सकते हैं। अगर वे मुझे हरा सकते थे, तो मालिक का पद आपका होता। लेकिन कितनी शर्म की बात है, जीता तो मैं, चू हुनफेई, न कि तुम्हारे दोनों बेटे। हाँ, चू हुनफेई ने चलते हुए अपनी पागलपन भरी हंसी को रोक लिया। उस क्षण चू फैंग का गुस्सा भड़क रहा था, लेकिन वह केवल सहन कर सकता था। चू हुनफेई का जो कर्ज था, वह उसे देर सवेर ब्याज सहित चुकाएगा। लेकिन अभी वह ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि वह सभा के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता था। खासकर अब परिवार के मुखिया के चुनाव में उनके पिता के लिए यह एक महत्वपूर्ण क्षण था, इसलिए वे चू युआन पर किसी भी तरह का बोझ नहीं डाल सकते थे। इस तरह प्रतियोगिता का समापन हुआ। चू हुनफेई प्रतियोगिता के विजेता बने और जनता की सराहना के साथ चू परिवार की युवा पीढ़ी में नंबर 1 व्यक्ति भी बन गए। स्वाभाविक रूप से चू हुनफेई और उनके पिता चू नानशान इस सभा के सबसे बड़े विजेता बनकर उभरे। सभी को लगा कि चूंकि चू हुनफेई ने प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, इसलिए परिवार के मुखिया का पद प्राप्त करने की चू नानशान की संभावना और भी बढ़ गई है। वास्तव में ऐसा ही हुआ। चू युवानबा ने प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने का पुरस्कार स्वयं चू हुनफेई को दिया। उन्होंने चू हुनफेई को समारोह की बाकी रस्मों को देखने के लिए अपने बगल में बैठने की अनुमति भी दी। उनकी आंखों में प्रेम झलक रहा था। चू परिवार के जूनियर सदस्यों में कुछ हुनर तो है, लेकिन दुख की बात है कि ये हुनर सिर्फ चू परिवार तक ही सीमित है। लेकिन जैसे ही चू परिवार ने प्रतियोगिता के अंत की घोषणा की, अचानक उपहास से भरी एक आवाज सुनाई दी। लोगों की निगाहें टिक गईं और हर कोई खाली निगाहों से घूरने लगा। भीड़ के एक कोने में एक युवक खड़ा था। वह युवक मात्र 17 या 18 वर्ष का था, लेकिन उसकी आंखें बेहद गंभीर थीं। वह इस समय चू युवानबा के बगल में बैठे चू हुनफेई को घूर रहा था। तुम कौन हो? मेरे चू परिवार में इस तरह का घिनौना व्यवहार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? किसी ने जोर से पूछा। मैं प्रथम श्रेणी के स्वपरिवर्तन विद्यालय का आंतरिक दरबारी शिष्य हूँ। मैं नाशपाती वृक्ष नगर के जू परिवार से जू कियांग का पुत्र जूतिया नहीं हूँ। और मैं यहाँ बदतमीजी करने नहीं आया हूँ। मैं बस अपने साथियों से, चू परिवार के सदस्यों से कुछ सीखना और अभ्यास करना चाहता हूँ। जूतियानाई ने चू परिवार की युवा पीढ़ी को सार्वजनिक रूप से चुनौती दी, जिससे चू परिवार के बड़े बुजुर्ग बेहद नाराज हो गए। उन्होंने एक एक करके जू कियांग की आलोचना की। आप सब इतने घबराए हुए क्यों हैं? मेरे बेटे ने तो साफ साफ कह दिया था, ये तो बस अभ्यास से सीखने का मौका है, कोई जीवन मरण की लड़ाई नहीं। लेकिन अगर आपको भरोसा नहीं है और आपको लगता है कि आपके चू परिवार की युवा पीढ़ी मेरे बेटे जूतियानाई को हराने में सक्षम नहीं है, तो हम अभी इसी वक्त यहाँ से जा सकते हैं। जू कियांग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उन शब्दों ने चू परिवार को पूरी तरह से फंसा लिया। अगर वे चुनौती स्वीकार नहीं करते, तो भविष्य में वे हंसी का पात्र बन जाते। इसलिए उनके सामने चुनने के लिए केवल एक ही रास्ता था, हुनफेई। क्या तुम आश्वस्त हो? चू युवानबा ने अपने बगल में खड़ी चू हुनफेई की ओर देखा। दादाजी, मैं ऐसे लोगों को 10 चालों में निपटा सकता हूँ। चू हुनफेई ने पूरे आत्मविश्वास से कहा। बहुत बढ़िया, जाओ, इस चू परिवार को हमारे चू परिवार की युवा पीढ़ी की ताकत का एहसास कराओ। चू युवानबा ने संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ कहा।
जी सर। चू हुनफेई उड़ते हुए दौड़ा और फिर अचानक छलांग लगाई। हवा में एक शानदार कलाबाजी करते हुए वह मंच पर उतरा। शू परिवार को धिक्कार है, देखते हैं कि तुम मेरे 10 वार झेल पाते हो या नहीं। चू हुनफेई ने तुरंत हमला किया और शू तियानई पर उन्मादपूर्वक आक्रमण करते हुए मुक्केबाजी की कई शानदार तकनीकें प्रदर्शित की। हालांकि जू तियानई ने जरा भी बचाव नहीं किया। उसकी आंखों में घृणा भरी हुई थी और जब चू हुनफेई उसके करीब आया तभी वह आगे बढ़ा, हाथ उठाया और थप्पड़ मार दिया। तारांकन टकराना। उस थप्पड़ के साथ ही क्षितिज पर खून का एक सुंदर फूल दिखाई दिया। जो चू हुनफेई पहले बाघ की तरह बलवान था, वह पल भर में टूटी हुई डोर वाली पतंग की तरह हो गया। वह हवा में पीछे की ओर उड़ता हुआ जमीन पर जोर से गिरा। सिर्फ एक चाल, उसने सिर्फ एक ही चाल चली। शू परिवार की युवा पीढ़ी में नंबर 1 व्यक्ति चू हुनफेई, जो आध्यात्मिक क्षेत्र के छठे स्तर पर था, शू परिवार के युवक के एक भी वार का सामना नहीं कर सका। वह हार वास्तव में दुखद थी। शानदार। जू तियानई नाम का वह युवक आध्यात्मिक जगत के 7वें स्तर पर है। इस उम्र में उस मुकाम तक पहुंचना, क्या वह भविष्य में सारी समझदारी को धता नहीं लौटा देगा? वह सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। उस क्षण सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। जू तियानई की शक्ति देखकर सब लोग दंग रह गए और लगातार चीख पुकार मचती रही। चू हुनफेई को एक ही थप्पड़ में हरा देना उसकी असली ताकत का प्रदर्शन था। क्या जू कियांग के बेटे में इतनी प्रतिभा है? चू युवानबा का चेहरा पीला पड़ गया था और उसके होंठों के कोने फड़क रहे थे। चू हुनफेई न केवल हारा, बल्कि बुरी तरह हारा। इससे सबको पता चल गया कि चू परिवार की पीढ़ी, जू परिवार की युवा पीढ़ी को हराने में असमर्थ है। वे एक भी हमले का सामना नहीं कर सके। इससे चू युवानबा को ऐसा लगा मानो उनकी इज्जत ही मिट गई हो। उनकी सारी इज्जत चली गई, पर वे क्या कर सकते थे? आखिर वे अपने पोते की प्रतिभा की कमी को दोष तो नहीं दे सकते थे, है ना? आखिर उनके चू परिवार में इतने शक्तिशाली लोग तो पहले कभी हुए ही नहीं थे। हा, चू परिवार की युवा पीढ़ी बस ठीक ठाक ही है। जू कियांग अपनी घमंडी हंसी और जू परिवार के साथ जू ताइनई के मंच की ओर बढ़ा। क्या चू परिवार में कोई ऐसा है जो मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत रखता हो? जू तियानई ने किसी को नहीं छोड़ा। उसने चू परिवार की युवा पीढ़ी पर तिरस्कार भरी निगाह डाली। उस समय हालांकि चू परिवार के सभी लोग बेहद गुस्से में थे, लेकिन किसी ने भी चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वे जानते थे कि वे जू तियानई को हरा नहीं सकते। अगर वे फिर भी आगे बढ़ते तो इसका मतलब होता कि वे खुद को अपमानित कर रहे हैं और लोग उनके बारे में बुरा सोचने लगते। छोड़ दो तियानई, चू परिवार की युवा पीढ़ी में कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। उन्हें जाने दो, जू कियांग ने हंसते हुए कहा, और यह बेहद व्यंग्यात्मक था। हम ये देखकर कि उनकी बात मान ली गई है, जू तियानई ने ठंडी सी आवाज में नाक सिकुड़ी और जू कियांग के साथ जाने की तैयारी करने लगा। मैं चुनौती स्वीकार करूंगा। लेकिन ठीक उसी समय बिजली की गड़गड़ाहट जैसी एक चीख अचानक गूंजी। उसी क्षण एक शरीर हवा में उछला और एक सुंदर वक्त के साथ मजबूती से मंच पर उतरा। चू फैंग। मंच पर शव देखकर सब लोग चौंक गए। फैंग, वापस आओ, चू युआन ने जल्दी से चिल्लाकर कहा, क्योंकि उसे डर था कि चू फैंग भी चू हुनफेई जैसी ही स्थिति में न फंस जाए। सचमुच शर्मनाक। चू युवानबा का चेहरा पीला पड़ गया। उसे लगा कि चू फैंग की हरकतें चू परिवार की और भी बदनामी का कारण बनेंगी। लड़के, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जीत जाओगे? जू तियानई ने चू फैंग को तिरस्कार भरी नजरों से देखा और उसकी ओर आंखें भी नहीं उठाई। जब तुम कोशिश करोगे तब तुम्हें पता चल जाएगा, चू फैंग ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा। बहुत खूब। जू तियानई ने छलांग लगाए और पल भर में हवा का एक झोंका उठा। पलक झपकते ही वह चू फैंग के सामने पहुंच गया। उसने वही थप्पड़ मारा और उसी जगह पर निशाना साधा। वह चाहता था कि चू फैंग भी चू हुनफेई की तरह बुरी तरह हार जाए। उसी क्षण चू परिवार के कुछ सदस्यों ने अपना सिर घुमा लिया और वे देखना बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्हें चू फैंग के लिए कोई दुख नहीं था, लेकिन वे चू फैंग को उस हालत में नहीं देखना चाहते थे जिससे चू परिवार की प्रतिष्ठा और भी कम होने वाली थी। झटका। लेकिन जैसे ही लोगों को लगा कि चू फैंग निश्चित रूप से हार जाएगा, उसका शरीर थोड़ा सा एक तरफ झुक गया और उसने आसानी से जू तियानई के हमले को चकमा दे दिया। उसके बाद चू फैंग ने जू तियानई के चेहरे पर पीछे से एक जोरदार थप्पड़ मारने का लक्ष्य रखा। ये चू फैंग की गति बहुत तेज थी और उसे कम आंकने वाली जू तियानई तुरंत चौंक गई। उसने तुरंत अपना दूसरा हाथ बढ़ाया और चू फैंग के थप्पड़ को जोर से रोकने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही जू तियानई का हाथ चू फैंग के हाथ को छूने वाला था, चू फैंग का हाथ कांपने लगा और अंततः गायब हो गया। धिक्कार है, ये तो एक गहन मार्शल कौशल है। जू तियानई ने अपने अनुभव के बल पर प्रतिक्रिया दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि चू फैंग की मायावी हथेली जू तियानई की छाती पर जोर से लग चुकी थी। तारांकन टकराना। ता हथेली के प्रहार से जू तियानई कुछ कदम पीछे हट गए। इतनी जोरदार चोट से वे लगभग मंच से गिर ही गए थे। देखो, चू फैंग ने वास्तव में जू तियानई पर प्रहार किया। क्या गजब की तकनीक है। वह आध्यात्मिक जगत के 7वें स्तर पर मौजूद व्यक्ति से थोड़ा सा लाभ प्राप्त करने में सक्षम था। हर तरफ हैरानी की आवाजें गूंज उठी और सभी को लगा कि यह कल्पनीय है। यहाँ तक कि चू परिवार के वे सदस्य भी, जो चू फैंग से नफरत करते थे, अपनी आंखें चौड़ी करने से खुद को रोक नहीं पाए और उनके चेहरे पर सदमे के निशान साफ दिखाई दिए। वह थप्पड़ जिसने चू हुनफेई को एक ही वार में परास्त कर दिया। चू फैंग ने न केवल उस वार से खुद को बचाया, बल्कि जू तियानई पर एक जोरदार प्रहार भी किया। इसका क्या मतलब था? कम से कम इसका मतलब ये था कि चू फैंग की शक्ति चू हुनफेई से कहीं अधिक थी। अन्य लोगों की तो बात ही छोड़िए, बल्कि पहले क्रोधित महसूस कर रहे चू युवानबा ने भी अधिक ध्यान दिया और उनकी निगाहों में आश्चर्य साफ झलक रहा था। थोड़ा कुशल तो हो, लेकिन इस बार मैं तुम पर रहम नहीं करूंगा। धड़ाम। जू तियानई अचानक आगे बढ़ा और उसके कदमों से मंच भी थोड़ा कांप गया। पूरी ताकत के साथ वह एक बार फिर चू फैंग के सामने आ पहुंचा। दोनों भुजाएं फैली हुई थीं। मुट्ठियों की छाया हवा में फैल रही थी, जिससे तेज हवा चल रही थी। वे हवा के साथ बहने वाली बारिश की तरह थीं। तीसरे दर्जे का मार्शल कौशल। वीर स्तब्ध रह गई। वे समझ गए थे कि जू तियानई अपनी महारत हासिल की हुई तृतीय श्रेणी की मार्शल कला का प्रयोग कर रहा था। चू फैंग के लिए उस ताकत के साथ साथ इस तरह की मार्शल कला का बचाव करना नामुमकिन था। ये बिल्कुल सही समय पर हुआ, लेकिन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि चू फैंग जू तियानई के भयंकर हमलों से पीछे नहीं हटेगा। दोनों हाथों की हरकत से ही अनगिनत वार होने लगे। हथेली की हर परछाई इतनी वास्तविक लग रही थी कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ध्यान से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो चू फैंग के शरीर में अनगिनत भुजाएं उगाई हों। उससे निकलने वाली आभा जू तियानई की आभा से भी कहीं अधिक शक्तिशाली थी। बैंग 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 अनगिनत मुठियां अनगिनत हथेलियों से टकराईं।
उस समय लड़ाई में किसी को भी बढ़त हासिल नहीं थी। तारांकन हूँ, उसी क्षण भीड़ में फिर से उबाल आ गया। अगर चू फेंग ने केवल तीसरे दर्जे की कौशल का इस्तेमाल किया होता तो शायद कुछ खास नहीं होता, लेकिन उसने तीसरे दर्जे की मार्शल कला का इस स्तर तक इस्तेमाल किया कि वह जू तियानई के बराबर हो गया। ये जानना जरूरी था कि वह केवल छठे स्तर पर था जबकि उसका प्रतिद्वंदी 7वें स्तर पर था। ये चू फेंग सचमुच इस कौशल का उपयोग कर रहा है। कुछ देर देखने के बाद चू वेई को अचानक समझ आ गया और उसके चेहरे पर हैरानी और भी गहरी हो गई। वे चू फेंग कौन सी कला का प्रयोग कर रहा है? अचानक उसके बगल में एक बूढ़े व्यक्ति की आवाज सुनाई दी। सिर उठाकर देखने पर पता चला कि वह चू युवानबा था। चू युवानबा के चेहरे पर भी हैरानी के भाव थे, लेकिन जिस निगाह से वह चू फेंग को देख रहा था उसमें जवाब पाने की तीव्र इच्छा झलक रही थी। उत्पत्ति चरण के एक विशेषज्ञ के रूप में चू युवानबा ने यह भी पता लगाया कि चू फेंग भी एक रैंक 3 कौशल का उपयोग कर रहा था और यह उस कौशल की तुलना में कहीं अधिक रहस्यमय था जिसका उपयोग जू तियानई कर रहा था। अपने अनुभव के आधार पर चू फेंग के लिए इस तरह का कौशल सीखना बेहद कठिन था। फिर भी ऐसा लग रहा था कि चू फेंग ने इसे पहले ही महारत हासिल कर ली थी, इसलिए आश्चर्यचकित होने के साथ साथ वह ये भी जानना चाहता था कि यह किस प्रकार का कौशल है। दादाजी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो चू फेंग जिस कौशल का उपयोग कर रहा है वह जो ड्रैगन स्कूल के पूरे भीतरी प्रांगण में सबसे कठिन कौशल है, मायावी हथेली। चू वेई ने गंभीरता से कहा, क्या पूरे भीतरी प्रांगण में सबसे कठिन कौशल यही है? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह लड़का इतना प्रभावशाली होगा। चू युवानबा ने ठंडी हवा में गहरी सांस ली। सिर्फ इतना ही नहीं दादाजी, इस वर्ष की आंतरिक दरबारी शिष्य परीक्षा में एक वीर पुरुष ने अकेले ही 40 भयंकर राक्षसों से युद्ध किया। सभी शिष्यों के आने से पहले ही उसने सभी भयंकर राक्षसों को मार डाला और प्रथम स्थान प्राप्त करने का पुरस्कार जीता। और हमें लगता है कि वह क्रूर व्यक्ति चू फेंग है, चू वेई ने आगे बताया। चू वेई की बातें सुनकर चू युवानबा का चेहरा एक बार फिर बदल गया और वह इतना हैरान हो गया कि बोल भी नहीं पाया। उसने तुरंत चू फेंग की ओर देखा, लेकिन इस बार उसकी निगाहें बिल्कुल अलग थीं। उसी क्षण उसके मन में एक विचार आया, शायद चू फेंग सचमुच चू परिवार की प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने में सक्षम हो। पहले तो उसने कभी सोचा भी नहीं था कि चू परिवार की प्रतिष्ठा बचाने के लिए इस बच्चे पर निर्भर रहना पड़ेगा। आखिरकार वह सचमुच चू परिवार का सदस्य नहीं था, लेकिन चू फेंग ही उसकी एकमात्र उम्मीद था। वूश वूश, चू फेंग और जू तियानई के बीच की लड़ाई में किसका पलड़ा भारी था, ये निर्धारित करना बेहद मुश्किल था। पर्यवेक्षक ये नहीं बता पा रहे थे कि किसे बढ़त हासिल है, लेकिन जू तियानई उदास दिख रहा था। उसने अपनी ताकत और कौशल से चू फेंग पर दबाव नहीं डाला और दोनों ने केवल बराबरी का मुकाबला किया। लगातार हमलों के बाद उसकी सांसें पहले से ही फूल रही थी, लेकिन चू फेंग के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, मानो उसे पता ही न हो कि थकान क्या होती है। ये ठीक नहीं है, यह आदमी इस दौर को टाल रहा है और मेरी सारी ताकत बर्बाद करना चाहता है। जू तियानई को लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने मन ही मन कहा, लगता है मुझे इसे जल्दी खत्म करना होगा। उस बात को सोचते हुए जू तियानई ने जरा भी देर नहीं की। उसने अपनी तकनीक में बदलाव किया और उसके शरीर से असीम ऊर्जा निकली। उसका पूरा वातावरण बदल गया। ऐसा करने पर चू फेंग को महसूस हुआ कि मंच और भी तेजी से कांप रहा है। जू तियानई की दोनों मुट्ठियों पर चांदी जैसा सफेद रंग चढ़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो उन पर इस्पात चढ़ा हो और उससे एक अजय आभा निकलकर चू फेंग की ओर बढ़ रही थी। रैंक 4 कौशल। जू तियानई की विस्फोटक शक्ति को महसूस करते ही सभी के चेहरे पर गहरा बदलाव आ गया। यहाँ तक कि अभी शांत हुए चू युवानबा के चेहरे पर भी भाव बदल गए। चौथे दर्जे का कौशल, यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई साधारण शिष्य सीख सके। मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान में अनेक शक्तियां थीं। इतने सारे लोगों में से शायद एक भी ऐसा नहीं था जिसके पास चौथे दर्जे का कौशल हो। यहाँ तक कि चू युवानबा के पास भी ये कौशल नहीं था। कारण बहुत सीधा साधा था। जो साधक चौथे स्तर की कुशलता में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते थे, वे निश्चित रूप से विद्यालयों में महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उस व्यक्ति की भविष्य की उपलब्धियां इस जैसी छोटी जगह तक ही सीमित नहीं रहेंगी। साथ ही रैंक 4 कौशल हासिल करना न केवल बेहद मुश्किल था, बल्कि उनमें प्रशिक्षण लेना भी बेहद कठिन था। रैंक 4 कौशल हासिल कर लेने पर भी लोग उसे समझ नहीं पाते थे। इसलिए जू तियानई द्वारा रैंक 4 कौशल का उपयोग कर पाना स्वाभाविक रूप से सभी के लिए चौंकाने वाला था। हालांकि उन्होंने रैंक 4 कौशल की पूरी क्षमता का प्रदर्शन नहीं किया, फिर भी उन्हें एक प्रतिभाशाली व्यक्ति कहा जा सकता है क्योंकि वह इसका इस हद तक उपयोग करने में सक्षम थे। हार गया, चू फेंग हार गया। अनगिनत लोगों के दिलों की यही आवाज थी। लेकिन अगर वह हार जाता तो अन्याय नहीं होता, क्योंकि वह कमजोर नहीं था, बल्कि उसका प्रतिद्वंदी बहुत शक्तिशाली था। आखिरकार चू फेंग अभी युवा है और आध्यात्मिक क्षेत्र के छठे स्तर की शक्ति का उपयोग करके जू तियानई को इस हद तक मजबूर करना उसकी प्रतिभा का बहुत बड़ा प्रमाण है। अगर वह जू तियानई के बराबर उम्र का होता तो शायद परिणाम कुछ और होता। भले ही सबको लगता था कि चू फेंग निश्चित रूप से हार जाएगा, लेकिन किसी ने भी मन ही मन उसका उपहास नहीं किया, क्योंकि सबकी नजर में चू फेंग भी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। तारांकन स्विश। लेकिन ठीक उसी समय चू फेंग ने भी अपनी कला में बदलाव किया। उसने अपने पूरे शरीर पर आ रहे मुक्कों को रोक दिया और उनकी जगह एक ऐसी परछाई दिखाई दी जो हवा की तरह जू तियानई के हमले से बच निकली। बस उसके पीछे एक शरीर तेजी से घूम रहा था। तेज हवा चलने लगी और बिजली की चिंगारियां भी दिखाई दी। उसकी गति पहले की तुलना में कहीं अधिक थी, जरा भी कम नहीं। ये है, हे भगवान, ये तो चौथे स्तर का कौशल है। चू फेंग भी चौथे स्तर के कौशल का उपयोग कर सकता है। अगर यह कहा जाए कि जू तियानई ने लोगों को चकित कर दिया था, तो वर्तमान चू फेंग तो लोगों को पागल ही कर देगा। 15 वर्ष की आयु में ही उसके पास आध्यात्मिक जगत के छठे स्तर की शक्ति थी। वह चौथे दर्जे के कौशल का भी उपयोग कर सकता था। वह सचमुच असाधारण था। लेकिन सबसे अविश्वसनीय बात तो अभी भी जू तियानई के पीछे छिपी हुई थी। तारांकन बस। चू फेंग ने अपना पैर तेजी से बाहर निकाला और बिजली की चमक के साथ वह जू तियानई की ओर बढ़ गया। धिक्कार है। जू तियानई ने देर करने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत अपने हाथ पीछे खींचकर वार को रोका, क्योंकि वह उसकी टांगों की ताकत को महसूस कर सकता था। झटका, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि चू फेंग अचानक अपनी बिजली की गति से चलने वाली टांग को वापस खींच लेगा। चू फेंग ने हमले का कोण बदला और जू तियानई की कमर पर निशाना साधते हुए पैर से लात मारी। तारांकन टकराना। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि जू तियानई प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाया। चू फेंग ने जोरदार लात मारकर जू तियानई की कमर पर प्रहार किया और कुछ चटकने की आवाजों के साथ जू तियानई उछलकर मंच से नीचे गिर गया।
तियानाई, ये देखकर जू कियांग और अन्य लोग चौंक गए और जल्दी से उसकी मदद के लिए आगे बढ़े। हिलो मत। अचानक जू तियानाई दर्द से कराहते हुए चिल्लाया और बोला, ये टूट गया है। कमर टूट गई है क्या? पूरा इलाका हिल गया। जू तियानाई हार गया। एक उच्च कोटि के शिष्य, आध्यात्मिक जगत के 7वें स्तर पर मौजूद एक युवक हार गया, और वह अपने से 2 साल छोटे और केवल आध्यात्मिक जगत के 6ठे स्तर पर मौजूद व्यक्ति से हार गया। तारांकन हुआ लाला। अचानक वहां मौजूद सभी लोग खड़े हो गए और जोरदार तालियां बजाने लगे। कुछ लोग तो खुशी से चिल्लाने लगे और लगातार चू फैंग का नाम पुकारते रहे। वे अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सके। एक 15 वर्षीय व्यक्ति आध्यात्मिक जगत के 6ठे स्तर की साधना कर रहा था, चौथे दर्जे की कलाओं का उपयोग कर सकता था, और उसने आध्यात्मिक जगत के 7वें स्तर के प्रतिद्वंद्वी को भी हरा दिया था। उसे प्रतिभाशाली नहीं कहा जा सकता, वह तो बस एक राक्षस था। लड़ाई बेहद शानदार थी। हालांकि आखिरी मुकाबला पलक झपकते ही खत्म हो गया, फिर भी इसने लोगों को बेहद बेफिक्र और उत्साहित महसूस कराया। चू परिवार में ऐसा राक्षस प्रकट हुआ। ऐसा लगता है कि भविष्य में हमें चू परिवार के साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए। कुछ लोगों ने गुप्त रूप से चू परिवार के साथ और अधिक संपर्क स्थापित करने का निर्णय ले लिया था। इसका एकमात्र कारण चू परिवार में चू फैन जैसे राक्षस का उदय था। चू परिवार के लिए, जिनके पास ऐसा व्यक्ति था, उनकी सफलता में एकमात्र बाधा समय था। भविष्य में वे चाहकर भी इसे रोक नहीं सकते थे। इसलिए कई लोगों ने इसमें एक अवसर देखा और महसूस किया कि जब तक उनके चू परिवार के साथ अच्छे संबंध हैं, शायद भविष्य में उनके पास भरोसा करने के लिए एक बड़ी शक्ति हो सकती है। भूष चू फैंग मंच से कूद गया। उसने तालियों और जयकारों का आनंद लेने की परवाह नहीं की और सीधे प्रशिक्षण मैदान से बाहर चला गया। चू फैंग की पीठ को देखकर कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या करें। केवल चू युवानबा मुस्कुराया और धीमी आवाज में बोला, लगता है इस आदमी के मन में बहुत गहरी नाराजगी है। मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान से निकलने के बाद चू फैंग चू गुयू के कमरे में गया। चू हुनफेई का मुक्का बहुत जोरदार था और चू गुयू को लगते समय वह सचमुच हल्का नहीं था। लगभग 4 घंटे बेहोश रहने के बाद वह धीरे धीरे होश में आया। भाई, बाहर क्या हुआ? इतनी आवाज क्यों आ रही है? चू गुयू को मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान में क्या हो रहा था, इसकी जानकारी नहीं थी। कुछ नहीं। चू फैंग की मुस्कान बेहद शांत थी। शायद अब छठे चाचा ही मालिक है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं जीत जाता तो पिताजी। चू गुयू खुद को कोसता रहा। गयू, क्या तुम्हारी हालत में कोई सुधार आया है? लेकिन ठीक उसी समय चू युवानबा अंदर आए। उनके पीछे चू युवान, चू रेनई, चू नानशान और कुछ अन्य उच्च पदस्थ लोग थे। दादाजी, मैं ठीक हूँ। चू युवानबा को देखकर चू गुयू तुरंत उठ बैठा। वह दादाजी की उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अगर तुम ठीक हो तो अच्छा है। चू युवानबा हल्के से मुस्कुराया और उसके चेहरे पर दुर्लभ दयालुता झलक उठी। फिर उसने अपने पीछे खड़े चू नानशान की ओर एक नजर डाली। ये देखकर चू नानशान ने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ कहा, गुयू, ये सब उस बच्चे हुनफी के अनुचित हमले की वजह से हुआ है। लेकिन इसे दिल पर मत लो, क्योंकि अब उसकी चोटें तुम्हारी चोटों से कहीं ज्यादा गंभीर हैं। क्या? चू हुनफी भी घायल हो गया? चू गुयू थोड़ी हैरान रह गई। चू नानशान ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा, लेकिन और कुछ नहीं बोला और चू फैंग की ओर अर्थपूर्ण ढंग से देखा। चू नानशान की निगाहों का पीछा करते हुए चू गुयू पहले तो खाली निगाहों से देखता रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे उसे कुछ सूझा और आश्चर्य से उसका चेहरा बदल गया। ठीक उसी समय चू युवानबा ने भी बोलना शुरू किया। फैंग, आज के लिए धन्यवाद, वरना हमारे चू परिवार की इज्जत सचमुच चू परिवार के हाथों रौंद दी जाती। चू युवानबा ने बोलते हुए अपनी जेब से 10 संत आत्मा घासें निकाली और चू फैंग को दे दी। ये देखकर हर कोई अचंभित रह गया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने का इनाम केवल 2 संत आत्मा घासें थी, लेकिन अब चू युवानबा ने 10 निकाल ली। यह कोई छोटी संख्या नहीं थी। दादाजी, इसका क्या मतलब है? चू फैंग ने अनसुना करने का नाटक किया। यही तुम्हें मिलना चाहिए, इसे ले लो। अगर तुम इसे ले लोगे तो मुझे थोड़ी राहत मिलेगी। बोलते समय चू युवानबा के चेहरे पर क्षमा का भाव था। हालांकि उसने कभी चू फैंग के लिए मुश्किलें खड़ी नहीं की, लेकिन उसने उन दृश्यों को भी नहीं रोका जिनमें चू परिवार द्वारा चू फैंग को परेशान किया जाता था। इसका कारण बहुत सीधा साधा था। दरअसल वह मन ही मन चू फैंग को नापसंद करता था। लेकिन आज अगर चू फैंग न होता तो उसका चू परिवार सबके लिए हंसी का पात्र बन गया होता। चू फैंग की वजह से ही चू परिवार की प्रतिष्ठा कई गुना बढ़ गई। अभी अभी विभिन्न शक्तियों के कुछ लोगों ने चू परिवार के प्रति सद्भावना व्यक्त की थी। चू युवानबा जानता था कि ये सब चू फैंग की वजह से हुआ है, और इसी कारण चू युवानबा को चू फैंग के प्रति और भी अधिक अपराधबोध महसूस हुआ। फैंगर, चू फैंग को हिचकिचाते हुए देखकर चू युवान ने तुरंत उसे प्रोत्साहित किया। तो धन्यवाद दादाजी। चू फैंग ने संत आत्मा की घास स्वीकार कर ली, लेकिन उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। चू युवानबा को चू फैंग के कार्यों से कोई आपत्ति नहीं थी, बल्कि वह खुश था। उसने मुड़कर चू युवान से कहा, भविष्य में फैंग के लिए वार्षिक पूरक राशि 5 संत आत्मा घास होगी। चू युवानबा की बातों से न केवल अन्य लोग बल्कि चू युवान भी आश्चर्यचकित रह गया। ऐसा व्यवहार पहले कभी नहीं हुआ था, और स्पष्ट रूप से चू युवानबा चू फैंग का अच्छे से विकास करना चाहता था। हालांकि उस समय चू नानशान और अन्य लोगों के चेहरे पर गंभीरता का भाव था, फिर भी उन्होंने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि चू परिवार में चू युवानबा का ही स्थान था। परिवार के मुखिया का पद चाहे बदल भी जाए, चू युवानबा ही चू परिवार के असली मुखिया बने रहते थे। तुम तीनों बातें करते रहो, याद रखना, गुयू की चोटों का ध्यान रखना। आज तुम गुरु हो, लेकिन पारिवारिक रिश्तों को नजरअंदाज मत करना। चू युवानबा ने चू युवान को निर्देश दिया। मैं समझ गया पिताजी, चू युवान ने जवाब दिया। चू युवानबा ने चू फैंग की ओर देखा, और चू फैंग का बर्फीला चेहरा देखकर चू युवानबा अजीब तरह से मुस्कुराया और भीड़ लेकर चला गया। पिताजी, चू फैंग का रवैया देखिए, वह सचमुच बहुत ज्यादा। जैसे ही वे आंगन से बाहर निकले, चू नानशान ने चू फैंग की आलोचना करना शुरू कर दिया। चुप रहो, लेकिन इसके बदले उसे चू युवानबा की ओर से गुस्से भरी फटकार मिली। उसने ठंडे चेहरे से भीड़ की ओर इशारा करते हुए अत्यंत गंभीर भाव से कहा, आप सब ध्यान से सुनिए, मैं नहीं चाहता कि कोई भी फैंग के बारे में कुछ भी बुरा कहे। अगर मुझे इसकी जानकारी मिलती है तो चाहे वह कोई भी हो, बिना किसी अपवाद के इसका निपटारा पारिवारिक कानून के तहत किया जाएगा। ये शब्द सुनकर चू नानशान और बाकी लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। वे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि भविष्य में चू परिवार में वे चू फैंग को नाराज नहीं कर सकते।
पिताजी, अब आप मालिक हैं। कमरे को देखकर चू फैंग सुखद रूप से आश्चर्यचकित हो गया। हाँ, इस गुरु पद को प्राप्त करना पूरी तरह से तुम्हारी ही बदौलत है, मेरे प्यारे बेटे। चू युआन भी मुस्कुरा उठा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी सारी बातें छुपा रहे हो। हे, अपने पिता की प्रशंसा सुनकर चू फैंग भी बहुत प्रसन्न होकर मुस्कुराया। उसने चू युआन का गौरव बनने के लिए इतनी मेहनत की थी और आज ऐसा लग रहा था कि उसकी यह इच्छा पूरी हो गई है। पिताजी, भाई, यहाँ क्या हो रहा है? अंततः धुंधले दिमाग वाले चू गुयू ने बात की। ये देखकर चू युआन पहले तो मुस्कुराया, फिर उसने चू फैंग के जाने के बाद मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान में घटी हर बात का विस्तार से वर्णन किया। इसमें शू परिवार के दुखी होकर विदा होने की बात, चू युआनबा द्वारा चू युआन को गुरु का पद सौंपने की घोषणा, विभिन्न शक्तियों के प्रति सद्भावना व्यक्त करना आदि शामिल थे। ये सब जानने के बाद चू गुयू का मुंह खुला का खुला रह गया और वह इतना हैरान था कि कुछ बोल नहीं पाया। चू फैंग की ओर उसकी निगाहें अजीब तरह से उलझ गईं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका भाई ऐसा होगा। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, चू फैंग के बड़े भाई होने के नाते वह चू फैंग के लिए वास्तव में खुश था, क्योंकि वह जानता था उसके भाई को अब उसकी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं थी। उस सभा के बाद चू फैंग 100 मील के दायरे में गर्मागर्म चर्चा का विषय बन गया। बहुत से लोग जानते थे कि चू परिवार ने मात्र 15 वर्ष की आयु में ही एक मार्शल कल्टीवेशन प्रतिभा को जन्म दिया था। कुछ लोगों ने तो चू फैंग के बारे में हद से ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बातें की। एक पैर से मंच को चीर देना, एक सांस से आंधी पैदा कर देना जैसी बातें तो किंवदंती बन गईं। कुछ लोगों को तो ये भी शक होने लगा कि चू फैंग इंसान है या नहीं। लेकिन चाहे कुछ भी हो, चू फैंग जाहिर तौर पर पहाड़ी इलाके का सबसे चर्चित विषय था। विशेषकर चू परिवार में चू युआनबा के दबाव में किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वह चू फैंग के बारे में कुछ बुरा कहे या उसका अनादर करे। उनके पास चू फैंग के प्रति एक बिल्कुल नया रवैया अपनाने और उसे अलग तरह से देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उस दिन चू फैंग और अन्य लोग एजियो ड्रैगन स्कूल लौट आए। जाते समय चू फैंग ने चू गुयू को एक पर्ची दी और उससे कहा कि वह इसे उसके जाने के बाद ही खोल सकता है। तुम्हारे तकिए के नीचे कुछ है। कागज की पर्ची पर यही लिखा था। चू फैंग और बाकी लोगों को घोड़ों पर सवार होकर धीरे धीरे दूर जाते देख चू गुयू ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका भाई उसे किस जाल में फंसा रहा है। लेकिन अपने कमरे में लौटने के बाद भी उसने उत्सुकता से अपना तकिया उठाया। चू गुयू ने शांत भाव से तकिया उठाया, मानो यह कोई महत्वपूर्ण बात न हो। लेकिन उसका चेहरा पल भर में लहरों की तरह बदल गया, क्योंकि उसके तकिए के नीचे 10 संत आत्मा घासें थी। चू फैंग के लिए, जिसने 2 आध्यात्मिक मन के और दर्जनों संत आत्मा घास का निर्माण किया था, वह संख्या बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन चू गुयू के लिए यह एक बहुत बड़ी संख्या थी। चौंकने के बाद चू गुयू अचानक हंस पड़ा। उसने एजियो ड्रैगन स्कूल की ओर देखा और बुदबुदाया, लगता है अब से बड़े भाई को छोटे भाई पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। चू फैंग ने चू परिवार के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया था, इसलिए चू युआनबा चू फैंग के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे। चू परिवार में सभी लोग इस बात से अवगत थे, इसलिए चू फैंग के प्रति उनका रवैया भी बदल गया। एजियो ड्रैगन स्कूल लौटते समय चू फैंग के प्रति शत्रुता रखने वाले लोग उसके करीब आने लगे। लेकिन चू युए के अलावा चू फैंग का उनके प्रति रवैया न तो ठंडा था और न ही गर्म। चू फैंग और चू यू को एक साथ मजाक करते, खेलते कूदते और जीवंत देखकर कई लोग चू यू से ईर्ष्या करने लगे और साथ ही साथ चू फैंग के प्रति अपने कार्यों पर पछतावा भी करने लगे। उनकी आंतें भी हरी हो गईं, लेकिन वे केवल पछतावे के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि दुनिया में एकमात्र चीज जो नहीं थी वह थी पछतावे की दवा। आंतें हरी हो गईं, योजक चिन्ह ग्रेटर दैन आंतें मरने के बाद ही हरी होती हैं, इसलिए ये कहना अतिशयोक्ति है कि वे पछतावे से मर गईं। चू युए, अगर तुम्हें कुछ भी पता हो तो मुझे जरूर बताना। तुम्हें पता है मेरा घर कहाँ है? एजियो ड्रैगन स्कूल पहुंचने के बाद चू फैंग ने चू यू को सिर्फ अलविदा कहा और दूसरों की भावनाओं की परवाह किए बिना करते हुए वहां से चला गया। चू वे का चेहरा बहुत जटिल था जब उसने चू फैंग की पीठ की ओर देखा। वह सचमुच चू फैंग से कहना चाहता था, चू फैंग, चू गठबंधन में शामिल हो जाओ। अगर चाहो तो गठबंधन के प्रमुख का पद भी संभाल सकते हो। लेकिन वह ऐसा कह नहीं सका, क्योंकि वह जानता था कि ऐसा कहने की उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। साथ ही वह ये भी जानता था कि अगर वह ऐसा कह भी दे तो चू फैंग अंदर नहीं आएगा। यहाँ तक कि उन्हें भी लगता था कि चू फैंग चू गठबंधन के लायक नहीं है। वही चू फैंग जो आध्यात्मिक क्षेत्र के 7वें स्तर के व्यक्ति को हराने में सक्षम था। पूरे आंतरिक दरबार में भी उसे निस्संदेह असाधारण माना जा सकता है। चू फैंग सीधे अपने निवास पर नहीं लौटा, वह भीतरी प्रांगण के मिशन चयन स्थल पर आया। आंतरिक दरबार के शिष्य काफी हद तक स्वतंत्र थे, लेकिन बहुत से लोग अभी भी स्वेच्छा से साधना करने के लिए विद्यालय में ही रहते थे, क्योंकि एजियो ड्रैगन स्कूल साधना के लिए बड़ी मात्रा में संसाधन प्रदान कर सकता था। वार्षिक आध्यात्मिक औषधि खोज के अलावा इस मिशन चयन स्थान को ही साधना संसाधन प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग कहा जा सकता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, तथाकथित मिशन चयन स्थान में सभी प्रकार के मिशनों का चयन किया जाता था और उन्हें पूरा करने के बाद उचित पुरस्कार दिया जाता था। कुछ मिशन आसान थे और कुछ अधिक कठिन। आसान मिशनों में लोगों के लिए सामान ढूंढना या काफिलों की सुरक्षा करना शामिल था, जबकि कठिन मिशनों में राक्षसों को मारना या लड़ाइयों में सहायता करना शामिल था। मिशनों के लिए मिलने वाला इनाम स्वाभाविक रूप से मिशन की कठिनाई के अनुसार निर्धारित होता था। ये सारे मिशन इतने आसान क्यों हैं? चू फैंग मिशन चयन केंद्र के मुख्य हॉल में खड़ा था और उसने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा हुआ था। वह मिशन बोर्ड पर टंगी मिशन प्लेटों को बार बार देख रहा था, लेकिन काफी देर देखने के बाद भी उसे कोई पसंद नहीं आया। चू फैंग के शरीर में मौजूद दिव्य बिजली के कारण यदि वह अपनी साधना का स्तर बढ़ाना चाहता है तो उसे आवश्यक आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा लगातार बढ़ती जाएगी। यह मात्र कुछ पवित्र आत्मा घासों से पूरा नहीं होगा। इसलिए चू फैंग ने अपना वर्तमान लक्ष्य आध्यात्मिक मोतियों पर केंद्रित किया था। लेकिन पूरे मिशन बोर्ड को देखने के बाद पता चला कि किसी भी मिशन का अधिकतम इनाम केवल कुछ संत आत्मा घास ही था। आध्यात्मिक मोती, इसके बारे में सोचने की भी कोई जरूरत नहीं थी। लगता है मैं छोटी छोटी चीजों को जोड़कर ही बड़ी चीज बना सकता हूँ। ये सोचते हुए चू फैंग ने एक अजीबोगरीब फैसला लिया। उसने झटके से अपना हाथ उछाला और मिशन बोर्ड पर मौजूद सभी कठिन मिशन प्लेट्स को, जिनसे सेंट स्पिरिट ग्रास मिलती थी, झट से अपने हाथों में उठा लिया। धिक्कार है, देखो वो लड़का क्या कर रहा है। क्या वो पागल है? वह यहाँ परेशानी पैदा करने तो नहीं आया है ना? चू फैंग के कार्यों ने निस्संदेह लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उनकी नजर में चू फैंग की उम्र को देखते हुए वह अधिक से अधिक आध्यात्मिक क्षेत्र के चौथे स्तर पर ही होगा।
उच्च कठिनाई वाले मिशनों को पूरा करने के लिए आध्यात्मिक क्षेत्र के कम से कम छठी स्तर की आवश्यकता थी, जो उसके बस की बात नहीं थी। इसलिए सभी को लगा कि अगर चू फैंग पागल नहीं है तो वह मुसीबत खड़ी कर रहा है। लेकिन आखिरकार उच्च कठिनाई वाले मिशन सीमित थे, इसलिए सेंट स्पिरिट ग्रास से पुरस्कृत करने वाले सभी मिशनों को पूरा करने के बाद चू फैंग ने मध्यम कठिनाई वाले मिशनों पर ध्यान केंद्रित किया। अगर चू फैंग पागलपन में आकर उच्च कठिनाई वाले मिशन प्लेट्स ले लेता तो इससे केवल उनका ध्यान ही आकर्षित होता, लेकिन अगर चू फैंग मध्यम कठिनाई वाले प्लेट्स की ओर हाथ बढ़ाता तो इससे उनकी घृणा उत्पन्न होती। अरे तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें कोई समस्या है? अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा। चू फैंग ने भौहें चढ़ाकर उस व्यक्ति की ओर देखा जिसने उस पर चिल्लाया था। तभी उसे पता चला कि वह उस व्यक्ति को जानता है। वह वही व्यक्ति था जिसने चू फैंग के साथ ही आंतरिक दरबार की शिष्य परीक्षा में प्रवेश लिया था, और वही व्यक्ति था जिसे लोग बहुत सम्मान देते थे, दुवान युक्सुआन। वर्तमान में दुवान युक्सुआन का चेहरा बेहद बदसूरत था। लंबे समय तक खोजबीन के बाद आखिरकार उसे एक मनपसंद मिशन मिला, लेकिन चू फैंग ने उसे झट से हथिया लिया। अगर चू फैंग वाकई यह मिशन चाहता तो ठीक था, लेकिन जाहिर तौर पर चू फैंग नहीं चाहता था, इसलिए दुवान युक्सुआन इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। तुम मुझे कोस रहे हो? चू फैंग ने शांत भाव से पूछा। तो क्या हुआ अगर मैं हूँ? क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? क्या तुम्हें लगता है कि इसे तुम्हारे परिवार ने खोला है? जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, तुम्हारे इस मिशन को हथियाने के इरादे से तुम यहाँ सिर्फ मुसीबत खड़ी करने आए हो। धड़ाम दुवान युक्सुआन के बोलने से पहले ही उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। एक प्रबल शक्ति के कारण दुवान युक्सुआन को क्षण भर के लिए ऐसा लगा मानो वह हवा में तैर रहा हो और उसका पूरा शरीर ऊपर उठ गया हो। जैसे ही वह नीचे उतरा, उसने अपना मुंह खोला और उसके 3 दांत बाहर निकल आए। तारांकन हुआ। भीड़ में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि अभी अभी सबको यह एहसास हुआ कि दिखने में साधारण सा लगने वाला ये युवक आध्यात्मिक जगत के छठे स्तर का विशेषज्ञ था। उसकी आभा भी अत्यंत प्रबल थी और इन सब बातों ने लोगों को अवाक कर दिया। आत्मा लोक का छठा स्तर। हालांकि वह आंतरिक दरबार में सबसे शक्तिशाली नहीं था, लेकिन इतनी कम उम्र में छठे स्तर तक पहुंचना लोगों के लिए आश्चर्य की बात थी। विंग्स एलायंस के ड्रैगन और टाइगर भाई भी आत्मा लोक के छठे स्तर पर थे, और जाहिर है उनके सामने खड़ा युवक उन भाइयों से कहीं अधिक शक्तिशाली था। चू फैंग ने भीड़ की हैरान निगाहों को अनसुना करते हुए अपने कंधे पर लटके बैग में मिशन प्लेट्स का एक बड़ा हिस्सा भर लिया। उसने जमीन पर लेटे दुवान युक्सुआन की ओर इशारा करते हुए कहा, अगली बार बोलते समय ध्यान देना, मैं जितने चाहूं उतने मिशन लूंगा, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। इतना कहकर चू फैंग ने शान से प्रस्थान किया। उसकी वर्तमान शक्ति के साथ आध्यात्मिक क्षेत्र के 7वें स्तर के लोग भी उसके लिए उपयुक्त नहीं थे। यहाँ तक कि आध्यात्मिक क्षेत्र के 8वें स्तर के लोगों के विरुद्ध भी यदि वह अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करे तो वह उनसे मुकाबला कर सकता था। जहाँ तक उसे पता था, पूरे आंतरिक दरबार में सबसे शक्तिशाली लोग केवल 8वें स्तर के ही थे, और ऐसे लोगों की संख्या 10 से अधिक नहीं थी। इसलिए पूरे आंतरिक दरबार में ऐसे बहुत कम लोग थे जिनसे वह डरता था। इसके अलावा सू मेई के संपर्क में आने के बाद उसे अपने विशेष शरीर के कारण उसकी साधना प्रतिभा के प्रति लोगों की संदेह की चिंता नहीं रही। आखिरकार भीतरी दरबार में सू मेई जैसी प्रतिभा पहले से ही मौजूद थी। ये भी जान ले कि एजोर ड्रैगन स्कूल में, एजोर प्रांत में और यहाँ तक कि पूरे 9 प्रांतों में भी अनगिनत और भी अधिक प्रतिभाशाली लोग होंगे। इसलिए उसकी वर्तमान जन्मजात प्रतिभा पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था। इसीलिए चू फैंग को लगा कि अब उसे अपनी ताकत छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। कम से कम अब उसे दूसरों के सामने सिर नहीं झुकाना पड़ेगा। चू परिवार के समारोह में शामिल होने के बाद चू फैंग ने एक सिद्धांत को समझा। केवल प्रबल शक्ति के बल पर ही लोग उसका सम्मान करेंगे। इसलिए अब से वह उन लोगों के प्रति जरा भी संयम नहीं बरतेगा जो उसका अनादर करते हैं। ये कौन है? अभी अभी जो दबाव वह दिखा रहा था वो वाकई डरावना था। मुझे नहीं लगता कि मैंने पहले कभी उसका नाम सुना है। चू फैंग की आकर्षक पीठ को देखते हुए लोग आपस में चर्चा करने लगे। मैं उसे जानता हूँ, वह चू फैंग है, और वही है जिसने विंग्स एलायंस का निमंत्रण ठुकरा दिया था। ठीक उसी समय किसी ने ये बात चिल्लाकर कही। ये शब्द सुनते ही भीड़ एक बार फिर आश्चर्य से भर उठी। जहाँ तक फर्श पर लेटे हुए दुवान युक्सुआन की बात है, उसके मन में कुछ भय बना हुआ था। जो व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र के छठे स्तर पर था और जिसे विंग्स एलायंस का समर्थन प्राप्त था, उसे नाराज करना उसके लिए उचित नहीं था। मेरे सामने से हट जाओ, अगर तुमने मुझे रोकने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें तोड़ दूंगा। लेकिन जैसे ही चू फैंग मिशन चयन स्थल से निकला, उसे एक लड़की की तीखी आवाज सुनाई दी। सू मेई। वह आवाज सुनकर चू फैंग घबरा गया। उसे लगा कि सू मेई मुसीबत में फंस गई है, इसलिए वह तुरंत आवाज की दिशा में चल पड़ा। दरअसल पास ही में उसे सू मेई की आकृति दिखाई दी, लेकिन फिलहाल सू मेई के आसपास तलवार गठबंधन के लगभग 1 दर्जन सदस्य मौजूद थे। उन्होंने अपनी आभा को छिपाया नहीं, इसलिए चू फैंग स्पष्ट रूप से महसूस कर सका कि वहां मौजूद अधिकांश लोग आध्यात्मिक क्षेत्र के 5 स्तर पर थे। सबसे शक्तिशाली एक युवक था और वह आध्यात्मिक क्षेत्र के 6 स्तर पर था। वह व्यक्ति कद में लंबा, गोरा चेहरा, घनी भौहें और बड़ी बड़ी आंखों वाला था। उसे देखकर लगता था कि वह एक सुंदर लड़का है। वह इस समय सू मेई पर शरारती मुस्कान लिए खड़ा था और तलवार गठबंधन के सदस्य भीड़ के सामने सू मेई को चिढ़ा रहे थे। लेकिन शायद सू मेई की विशेष स्थिति के कारण गोरे चेहरे वाले पुरुष द्वारा की गई छेड़छाड़ का स्तर इतना अधिक था कि सू मेई बेहद नाराज हो गई और ऐसा लग रहा था कि वह अपना आपा खो बैठी है। ये देखकर चू फैंग, जो पहले मदद करने के लिए आया था, तुरंत रुक गया। वह सू मेई की शक्ति को अच्छी तरह समझ गया था। वह आध्यात्मिक जगत के 7वें स्तर पर थी, फिर भी उन लोगों ने सू मेई को चुनौती देने की हिम्मत की। वे सचमुच मौत को दावत दे रहे थे। लेकिन जाहिर है लड़की अपनी ताकत जाहिर नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने जबरदस्ती सहन किया और हमला नहीं किया। तो चू फैंग बस तमाशा देखने वालों में शामिल हो गया और मन ही मन हंसते हुए बोला, देखते हैं तुम कब तक इसे सहन कर सकती हो। सू मेई महोदया, मैं जियान चेन सचमुच आपको पसंद करता हूँ। क्या आप मुझे एक मौका नहीं दे सकती? पूरे दरबार में, चाहे वो रुतबा हो, ताकत हो या खूबसूरती, मेरे अलावा और कौन तुम्हारे लिए सही हो सकता है? जियान चेन। सफेद चेहरे वाले जियान चेन नाम के उस युवक ने गहरी भावनाओं के साथ कबूल किया, लेकिन उसकी चोट जैसी निगाहें सू मेई के शरीर पर बार बार घूम रही थी। जब उसे कोई आकर्षक हिस्सा दिखा तो वह अपने होंठ चाटने से खुद को रोक नहीं पाया। सू मेई की सहनशक्ति स्पष्ट रूप से सीमा तक पहुंच गई थी, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा असहनीय बात किसी के द्वारा परेशान किया जाना था। लेकिन जैसे ही उसका गुस्सा भड़क उठा, अचानक भीड़ में उसे एक जानी पहचानी शक्ल दिखाई दी।
अचानक उसके मन में एक विचार आया और उसने अपना गुस्से वाला चेहरा छिपाते हुए थोड़ी शर्मिंदगी के साथ जियान चेन से कहा, दरअसल मैं पहले से ही किसी से प्यार करती हूँ। क्या तुम्हारा कोई प्रेमी है? कौन? सू मेई की बात सुनकर जियान चेन को जैसे किसी ने जोरदार झटका दिया हो और वह तुरंत गुस्से से भर गया। सू मेई ने गर्व से मुस्कुराते हुए भीड़ की ओर देखा और बेहद स्नेह भरे लहजे में कहा, डार्लिंग, जब कोई मुझे तंग कर रहा है तो तुम बस देखते रहते हो। और जिसकी ओर वह देख रही थी वह भीड़ में मौजूद चू फैंग ही था। धिक्कार है, चू फैंग ने मन ही मन दबी आवाज में कहा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सू मेई उसे इतनी जल्दी पहचान लेगी और उसे बेवकूफ भी बना देगी। सू मेई साफ तौर पर उसे ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही थी। हालांकि वह मन ही मन नाखुश था, लेकिन एक पुरुष होने के नाते और अपने चारों ओर मौजूद लोगों की निगाहों को देखते हुए चू फैंग पीछे कैसे हट सकता था। आखिरकार उसने तो मूल रूप से सू मेई की मदद करने की योजना बनाई थी। बेबी, मैं अभी अभी आया हूँ। कौन सा बदमाश तुम्हें तंग कर रहा है? मैं उसकी देखभाल करने में तुम्हारी मदद करूंगा। चू फैंग ने भीड़ से बाहर निकलते हुए नाटक किया। वह सू मेई के सामने आया, शैतानी मुस्कान बिखेरी और फिर एक ऐसी हरकत की जिससे सब लोग दंग रह गए। उसने हाथ हिलाया और तेज हवा का एक झोंका आया। इसने उस नाजुक सी प्यारी सू मेई को उसकी बाहों में धकेल दिया। वह दृश्य सचमुच लोगों की आंखें फाड़ देने वाला और मुंह खुला रह जाने वाला था। सबके मुंह खुले के खुले रह गए थे और कुछ लोगों की तो आंखें मानो बाहर ही निकल आई थी। सू मेई कौन थी? वह एक विलक्षण प्रतिभा की धनी थी जिसे दरबार में हर कोई जानता था और साथ ही वह अपनी सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध थी। हालांकि उसे देखने वाले बहुत कम लोग थे, लेकिन जिन्होंने भी उसे देखा वे उसकी सुंदरता से मोहित हो गए। कई लोग तो उसे देवी की तरह मानते थे। मजबूत क्षमताओं और प्रभावशाली पृष्ठभूमि वाले लोग सीधे सू मेई से अपने प्रेम का इजहार करते थे। जियान चेन भी उन्हीं में से एक था। तुम इतने सारे लोगों के सामने छेड़छाड़ किए जाने से सू मेई इतनी क्रोधित हो गई कि उसकी दोनों आंखें आग की तरह जल रही थी। लेकिन ये सोचकर कि यह सब उसके लिए है, उसने अपने गुस्से पर काबू पा लिया। उसने न सिर्फ अपना आपा नहीं खोया, बल्कि खुशी से मुस्कुराती हुई चू फैंग के आलिंगन में ही रही। उसी क्षण चू फैंग को अपने पेट पर कोमलता के 2 गोले महसूस हुए। उस सुखद अनुभूति ने उसे तुरंत एक बार कपकपा दिया। उसके बाद वह खुद को रोक नहीं पाया और सू मेई को और कसकर गले लगा लिया और उस कोमल अनुभूति का भरपूर आनंद लिया। धिक्कार है, तुम कौन हो? जब जियान चेन ने अपनी देवी को अपने सामने किसी और के आलिंगन में देखा तो उसके दिल में केवल क्रोध उमड़ पड़ा और उसके शरीर से हत्या की भावना निकलने लगी। मैं कौन हूँ? मैं वही हूँ जिससे सू मेई प्यार करती है। चू फैंग ने सीना फुलाकर और सिर उठाकर गर्व से कहा। तू कमीना, सू मेई ने मन ही मन गाली दी। चू फैंग का मतलब सबको समझ आ गया था। उसका मतलब था कि सू मेई उससे प्यार करती है, न कि वह उससे। धिक्कार है, मैं तुम्हें तोड़ दूंगा। अंततः जियान चेन का गुस्सा फूट पड़ा। उसने अपनी पीठ के पीछे छिपी तलवार निकाली और चू फैंग की ओर वार किया। डार्लिंग, मेरे लिए उसका ख्याल रखना। जिस बात ने चू फैंग को अवाक कर दिया वही थी कि उसकी बाहों में मौजूद सू मेई ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। उस धक्के में इतनी ताकत थी कि वह सीधे जियान चेन की तलवार की ओर जा गिरा। ये तो सरासर चू फैंग का फायदा उठाना था और वह बिना किसी लाग लपेट के अपना बदला ले रही थी। लेकिन चू फैंग के पास कितनी ताकत थी? आध्यात्मिक क्षेत्र के 7 स्तर के लोग भी उसके प्रतिद्वंद्वी बनने लायक नहीं थे, 6 स्तर के व्यक्ति की तो बात ही छोड़िए। तारांकन टकराना। चू फैंग एक तरफ झुक गया और जियान चेन के हमले से बच गया। उसके बाद उसने अपना पैर उठाया और सीधे जियान चेन को लात मारकर बुरी तरह घायल कर दिया। लड़के, तुम तो मौत को दावत दे रहे हो। ये देखकर तलवार गठबंधन के बचे हुए लगभग 1 दर्जन सदस्यों ने अपने हाथों में तलवार लहराए और बेरोक-टोक चू फैंग की ओर वार करने लगे। लेकिन वे चू फैंग के प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकते थे? पलक झपकते ही उन दर्जन भर लोगों की इतनी पिटाई हुई कि उनकी नाक से खून बहने लगा। पूरे शरीर पर चोट के निशान पड़ गए। वे जमीन पर लौटने लगे और दर्द से चीखने लगे। चू फैंग ने जियान चेन के शरीर पर पैर रखा और आक्रामक ढंग से कहा, अगर तुमने भविष्य में मेरी प्यारी को परेशान करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूंगा। इतना कहकर चू फैंग हंसते हुए सू मेई के सामने गया और उसे बेहिचक गले लगा लिया। फिर उसने कहा, चलो वहां बैठते हैं प्रिय। इसके बाद वह इतराते हुए अपने घर की ओर चल पड़ा। ये कौन है? इसने सू मेई के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? उन दोनों के एक दूसरे का सहारा लेकर जाने का दृश्य देखकर साथ ही साथ लोगों को उसकी पहचान पर संदेह होने के कारण दिल दहला देने वाली आवाजें भी सुनाई दे रही थी। चलते चलते चू फैंग पूरी तरह बेकाबू हो गया था। उसने सू मेई को कसकर गले लगा लिया। सू मेई की तिरस्कार भरी निगाहों और उसके हाथ को गुपचुप तरीके से चुटकी काट रहे उस छोटे से हाथ को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए चू फैंग के मन में ये विचार थे, भले ही मुझे दर्द सहना पड़े, मैं फिर भी तुमसे थोड़ा बहुत फायदा उठाऊंगा। कहावत है ना, अगर तुम छोटी छोटी चीजों का फायदा नहीं उठाओगे तो तुम्हें कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा। मुझे ढाल बनाने की यही कीमत है। हरामखोर, बस करो। जैसे ही वे चू फैंग के घर में दाखिल हुए सू मेई ने चू फैंग को धक्का दे दिया। हवा का एक झोंका आया और सू मेई की तेज लात उसकी ओर बढ़ी। धिक्कार है, चू फैंग ये देखकर हैरान रह गया कि सू मेई ने गति और ताकत दोनों ही मामलों में उसे पछाड़ दिया था। ये लड़की पहले से ही आध्यात्मिक जगत के 8वें स्तर पर थी।